इन चीज़ों के ऊपर था, लिंक क्रिएट करने में था एचटीएमएल और रेक्ट के दरमियान में। तो अब हम उसको थोड़ा ऑर्गेनाइज़ करेंगे और हम देखेंगे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम जो अपने प्रोजेक्ट को इस तरह ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं कि वो स्केल अप कर ले, ठीक है? कुछ कन्वेंशंस हम देखेंगे फ़ोल्डर स्ट्रक्चर्स वगैरह की, और उसके अलावा हम रेक्ट हुक्स को देखेंगे। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, जो सर ने प्रोजेक्ट की, जो हमने सबमिशन असाइनमेंट की भी है, उसके अंदर दोनों जो हुक्स हमने आज पढ़नी है, उन दोनों का यूज़ होगा। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट वन। उसके बाद हम स्पेसिफ़िकली स्टेट मैनेजमेंट को देखेंगे, ये क्या होता है? जो बेसिकली यूज़ स्टेट है, और उसके लिए हम एक काउंटर, एक छोटी-सी एप्लीकेशन बनाएँगे रैक में यूज़िंग यूज़ स्टेट, जो कि एक काउंटर होगा। और उसके एंड में हम देखेंगे साइड इफ़ेक्ट्स को, यूज़ इफ़ेक्ट वगैरह क्या होता है, और हम क्या-क्या चीज़ें इससे कर सकते हैं, ठीक है? सो इसके अलावा एक और चीज़ है, क्योंकि आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज़ आ रही थी असाइनमेंट जो सर ने पोस्ट की है उसके बारे में, तो हमने ऑलरेडी सर से काफ़ी डिस्कस किया है उसके ऊपर, तो जो भी आपके सवाल वगैरह होंगे सो हम एंड में उसके ऊपर भी आ जाएँगे। सो सेशन 1 में हमने क्या किया था, मैं आपको कोड भी दिखा देता हूँ। ये हमारा सेशन 1 था जिसके अंदर हमने एक रैक का प्रोजेक्ट बनाया था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्टेड ऑफ विद द इंट्रोडक्शन टू रैक। हमने देखा था कि रैक क्या चीज़ें सॉल्व कर रहा है जो एचटीएमएल सीएसएस में नहीं हो सकती, और रीयूजेबिलिटी हमने देखी थी, हमने वर्चुअल डोम को देखा था, और रेक्ट डिफिंग एल्गोरिदम कैसे काम करता है, रिकॉन्सिलेशन क्या होती है। ज़्यादा एडवांस हमने नहीं किया था, बेसिक लेवल तक ही हमने देखा जितना हमें रिक्वायर्ड है इस स्टेज पे। तो उसके बाद वी वेंट ऑन टू इंस्टॉलेशन, जो कि प्रैक्टिकल पार्ट था, जो मेजर पार्ट था उसका। इंस्टॉलेशन के अंदर वी स्टार्टेड ऑफ विद नोड.जेएस, जो हमने इंस्टॉल किया, और उसके बाद वीएस कोड वगैरह करके तो हमने एक रैक का प्रोजेक्ट बनाया यूजिंग वीट, ठीक है, जो एक फ्रंट एंड डेवलपमेंट टूल है। हमने थोड़ा-सा इसके बारे में डिस्कस किया था, और ये वो वीट का प्रोजेक्ट है जो हमने लास्ट टाइम कवर अप किया था। सो लेट मी जस्ट फायर इट अप। रेक सेशन 1। हाँ, हमने एक और चीज़ भी देखी थी एनपीएम के बारे में, और ये स्क्रिप्ट्स के बारे में। हमने एक-एक फ़ाइल को देखा था कि डिपेंडेंसीज़ क्या होती हैं, स्क्रिप्ट्स क्या होती हैं, ठीक है? और हमने फिर सारे का सारा डिलीट करके ऑलमोस्ट हमने दोबारा ये सारी चीज़ें बनाई थी। तो हम इससे आगे अब कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो यहाँ पे एक एरर आया हुआ है, मैं इसको रिज़ॉल्व कर लेता हूँ। सो ये वो कंपोनेंट था जो हमने बनाया था लास्ट सेशन के एंड पे। इट वाज़ अ नैव बार, और यहाँ पे कुछ लिंक्स थे नैव बार के। ये एक पेज था जिसके अंदर इस तीनों कंपोनेंट्स हमें डाले हुए थे, और ये फुटर है। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं? सबसे पहले है हमारे पास प्रोजेक्ट का ऑर्गेनाइज़ेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है? जब भी प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, उसके अंदर आपको ना एक कन्वेंशन फ़ॉलो करनी पड़ती है, उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, ठीक है? एक चीज़ तो ये है कि आप अकेले डेवलपर नहीं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते। जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो टीम्स मिलके उस पे काम करती है। तो अगर आप इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करेंगे स्ट्रक्चर को, सो दैट इज़ नॉट गोइंग टू स्केल अप। आपको पता ही नहीं होगा कि आपने कंपोनेंट्स कहाँ पे बना रहे हैं, आप स्टाइल्स किधर आप फाइल्स बना रहे हैं, या आप पेजेस कहाँ पे बना रहे हैं। सो एक बेसिक कन्वेंशन क्या होती है, हम आहिस्ता-आहिस्ता जैसे-जैसे चीज़ें सीख रहे होंगे ना, हुक्स या आगे जो चीज़ें आएँगी, तो हम इसको इम्प्रूव करते जाएँगे। सो अभी के लिए जितने भी हमारे कंपोनेंट्स हैं ना, हम एक काम करेंगे, कंपोनेंट्स का फ़ोल्डर बनाएँगे, ठीक है? और उसके अंदर जितने हमारे कंपोनेंट्स हैं ना, वो उसके अंदर डाल देंगे, और एक पेजेस का फ़ोल्डर बना के, जो हमने पेजेस बनाने हैं ना, करंटली तो हमारा सिर्फ़ एक होम पेज ही बना हुआ है, तो होम पेज को हम इसके अंदर जो है ना मूव कर देंगे। सो होम पेज इसके अंदर, और फुटर को हमने कंपोनेंट के अंदर डाल दिया, क्योंकि ये एज़ अ कंपोनेंट हम यूज़ कर रहे हैं। टेक्निकली होम पेज भी एक कंपोनेंट है, लेकिन पेजेस के अंदर डालने का मकसद ये है कि वो एज़ अ पेज हम इस कंपोनेंट को डील कर रहे हैं, ठीक है? और इसके अलावा हमारे पास एक नैवबार का कंपोनेंट है, इसको भी हम कंपोनेंट्स के अंदर मूव कर देते हैं। सो ये हमारा थोड़ा-सा बेसिक सा जो है ना स्ट्रक्चर एक बन गया। अब हमें कुछ एरर्स भी आ गए हैं। एक इंडिकेशन ये होती है कि आपकी स्क्रीन पूरी ब्लैंक हो गई है, सो आप कंसोल
ओपन करके देखो कि इशू क्या आ रहा है। सो ये कह रहे हैं कि नैप बार नोट फाउंड, क्योंकि हमने इसको मूव वगैरह करवाया है, सो इट्स पॉसिबल कि उसको वो मिल नहीं पा रही। सो हम होम पेज में जाते हैं, सही है, और अभी के लिए ना हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। नैप बार जो है वो हमारी कंपोनेंट्स के अंदर चली गई है, और जो हमारा फुटर है वो भी कंपोनेंट्स के अंदर है, ठीक है। और यहाँ से हम इसको रिमूव कर देते हैं, और जो हमारा होम पेज है वो अब पेजेस के अंदर चला गया, ठीक है। और ये होम पेज हमने यहाँ पे रेंडर करवा दिया, सही है। अब एक और चीज़ है, यहाँ पे तो पूरी की पूरी एप्लीकेशन रेंडर होना है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो हम एक पेज को क्यों यहाँ पे रेंडर करवा रहे हैं? सो हम एक काम करते हैं, हम जो पूरी की पूरी वेबसाइट है ना, उसका एक सेपरेट कंपोनेंट बनाते हैं, उसको नाम देते हैं app.jsx का, ठीक है। इसके अंदर ना हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, हमारा प्लान तो ये था कि हम इसी लेक्चर के अंदर ना रेक्ट राउटर को भी देखें कि आप मल्टी पेज वेबसाइट्स कैसे बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो हमें नेक्स्ट लेक्चर में आई थिंक वो हम और अब करवाएंगे। सो यहाँ पे एक और चीज़ जो हमने करनी है, हमने ना फंक्शन जो ये वाले क्लासी फंक्शन है ये यूज़ कर रहे हैं अभी से। हमने जो एरो फंक्शन है ना उनको यूज़ करके नेक्स्ट जो भी काम करना है वो एरो फंक्शन से करना है। सो अब हमने करना क्या है, एक एरो फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा एक एरो फंक्शन बन गया, और इसके अंदर हमने एक JSX रिटर्न कर देनी है, ठीक है। ये हमारी JSX आ गई, एक डिव हमने रिटर्न करवा दिया इसके अंदर, सही है। अब जो हमारा होम पेज है ना, वो हम इस पेज ये समझ लो ऐप जो है ना वो आपका मेन वेबसाइट है ना, वो सारी की सारी ऐप के अंदर है, और जो आपका होम पेज है ना वो आप इस ऐप के अंदर रेंडर करवा रहे हो। अब जैसे हम राउटर को पढ़ेंगे ना, राउटर एक हम डिटेल में देखेंगे क्या होता है। राउटर सिंपल आइडिया ये है कि आप मल्टी पेज वेबसाइट कैसे बनाते हो, तो हम यहाँ पे राउट्स डिफाइन करेंगे, जैसे ए टैग्स होते हैं ना वैसे यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि वो किस तरीके से हम कर सकते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ हम एक ही पेज यहाँ पे डालते हैं, और इसको हम इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और फिर हम क्या करेंगे कि इस होम पेज को यहाँ से हटा के और डायरेक्टली पूरी की पूरी ऐप को ना यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। यहाँ से एक और चीज़ भी मिसिंग मुझे लग रही है, दैट इज़ रेक का स्ट्रिक्ट मोड। उसको भी हम यहाँ पे जो हमने रिमूव कर लिया था हम वापस यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। ये डेवलपमेंट के अंदर काफ़ी काम का होता है कि ये आपकी काफ़ी सारे पोटेंशियल इश्यूज होते हैं जो ये डेवलपमेंट के अंदर ही पकड़ लेता है। तो ये था थोड़ा सा हमारा प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर, जो इस तरीके से आप इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो। आगे जाके ना हम कस्टम हुक्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। हम API कॉल्स जब करेंगे तो उसके लिए हमें फंक्शन जो लिखने पड़ेंगे, एक्शंस आप बोल सकते हो उन्हें, ठीक है। और जब हम क्या कहते हैं ग्लोबल स्टेट वगैरह की तरफ जाएंगे ना, तो तब डिफरेंट फोल्डर्स यहाँ पे बनते जाएंगे, स्टोर के, हुक्स के, एक्शंस के, तो हम साथ साथ जो है ना उनको भी कवर अप करेंगे। सो दिस वाज अबाउट इट, ठीक है। अभी के लिए जो आप प्रोजेक्ट की सबमिशन भी कर रहे हो, मेक श्योर कि आपके जो कंपोनेंट्स हैं वो एक सेपरेट फोल्डर में हो। पेज जो आप एक बना रहे हो होम पेज, वो सेपरेट फोल्डर में हो, और उसको आप इस तरीके से एक ऐप के ज़रिए उसके अंदर इंपोर्ट करवाओ, और इस ऐप को फिर main.jsx में रेंडर करवा दो, ठीक है। कोई इसमें कोई फैंसी आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज़ नहीं है इसको ऑर्गेनाइज करना। तो नाउ गिवन दैट जो हमारे सेशन 1 के अंदर हमने किया था कि हमने लिंक कर लिया था HTML को रेड के साथ, एक लिंक बिल्ड कर लिया था। आप लोगों को अभी तक समझ आ गई है कि वो जो हमने मूव किया है क्या क्या डिफरेंसेस आए हैं और अब रेड कैसे काम कर रही है। अब हमने जो एक्चुअली रेड के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना, जैसे स्टेट मैनेजमेंट होती है, जो हुक्स हैं रेड की, ठीक है, उनको समझना है। सो हुक्स क्या होती हैं, ठीक है। रेक्ट हुक्स आर फंक्शंस, ये बेसिक फंक्शंस होते हैं। रेक्ट के अंदर आपको बिल्ट इन कुछ मिल जाते हैं और कुछ आप खुद भी बना सकते हो। जैसे कि इसका नाम है रेक्ट हुक, तो ये जो रेक्ट के फीचर्स है ना उनके अंदर हुक हुक इनटू करता है, ठीक है। यानी कि वो मजीद उसके अंदर फंक्शनैलिटी ऐड आप कर सकते हो उनको यूज़ करके। यू कैन मैनेज स्टेट, यू कैन मैनेज साइड इफेक्ट्स। हम देखेंगे स्टेट क्या होता है, साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। आप हुक्स को यूज़ करके रीयूजेबल स्टेटफुल लॉजिक बना सकते हो जो डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर होता है, ठीक है। आपके कंपोनेंट्स अगर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं ना, तो आप इवन कस्टम हुक्स बना के उनको डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं,
या फिर एक और काम कर सकते हो, कस्टम हुक्स बना के उनको ईज़ियर बना सकते हो अंडरस्टैंड करना, ठीक है? आपका अगेन वही चीज़ आती है कि ऑर्गेनाइज़ अच्छा हो जाता है कोड। तो ये कुछ हुक्स हैं, ठीक है? हमने ना एक और चीज़ भी डिस्कस की है सर से और हम सब ने, जो मिड टर्म के जो टॉपिक्स इंक्लूडेड होंगे ना मिड टर्म में, उसके अंदर नोट.जेएस नहीं होगा, पहली चीज़ तो ये है। दूसरा ये है कि जितना आज हम कर लेंगे ना, तो आप समझ लो कि 80% आपका मिड टर्म कवर हो चुका होगा। 2 पार्ट्स होंगे, थ्योरी होगी और प्रैक्टिकल पार्ट होगा। हम शेयर भी कर देंगे आज ही आपको जो डॉक्यूमेंट है मिड टर्म टॉपिक्स का। तो उसके अंदर हमने अभी तक ये 3 हुक्स कवर किए हैं। यूज़ स्टेट, यूज़ इफेक्ट, यूज़ कॉन्टेक्स्ट। हम उससे पहले-पहले इनको सही तरीके से मतलब समझ भी लेंगे। और इसके अलावा जो थ्योरेटिकल पार्ट है ना उसके अंदर एचटीएमएल, सीएसएस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह वो आ जाएँगे और एपीआई के जो सर ने थोड़ा-सा पढ़ाया था, वो चीज़ें आ जाएँगी। लेकिन जो 80% पार्ट है दैट इज़ प्रैक्टिकल पार्ट और उसके अंदर जो आपको चीज़ बनानी होगी ना, उसमें सिर्फ़ आपने इन तीनों का आपको यूज़ आना चाहिए, ठीक है? और जो सेशन 1 के अंदर हमने जो चीज़ें देखी थी कंपोनेंट्स वगैरह उनका आपको पता होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है? सो अ अच्छा, ये पहली हुक है हमारे पास। इसको बोलते हैं यूज़ स्टेट। हुक अभी हुक का मतलब समझ लो एक फ़ंक्शन है। फ़ंक्शन का नाम है यूज़ स्टेट। ये क्या करता है? यूज़ स्टेट समझ लो जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स इनिशियलाइज़ करते थे ना, वैसे ये उस चीज़ में हमारी हेल्प करता है। ठीक है? ये इस डेटा को स्टोर करता है और अपडेट करता है। डेटा को ना आप अपडेट कर सकते हो और री-रेंडर करवाता है आपके कंपोनेंट को जैसे ही वो अपडेट होता है। हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। जो सेकंड चीज़ हमने देखनी है यूज़ इफ़ेक्ट, ठीक है? लेट्स से कि आप चाहते हो कि आपकी जब वेबसाइट लोड हो ना तो कोई ना कोई ऑपरेशन ऑटोमैटिकली रन रन हो उसके ऊपर, ठीक है? या फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक वेरिएबल है जो आपने बनाया हुआ है अपनी वेबसाइट के अंदर, अगर वो चेंज होना तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट होना चाहिए वेबसाइट पे, ठीक है? जिसकी मैं अगर आपको एग्ज़ाम्पल दूँ तो नोटिफ़िकेशन है एक, ठीक है? ये एक अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक वेबसाइट खोली है अ, ये एक वेबसाइट है, ठीक है? अब मैंने अभी देखो ये एक अच्छी एग्ज़ाम्पल ऑलरेडी सामने आ ही गई है। अब जब मैंने इसको रीलोड किया ना, ठीक है? ओके सो व्हाई इज़ इट टेकिंग टाइम? अब जैसे ही मैंने इसको रीलोड किया ना, मैंने ये एक लॉजिक मैंने बनाना था कि ये जो पॉपअप आ रहा है ना, जैसे ही वेबसाइट रीलोड हो ना, तो ये साइड इफ़ेक्ट में ये चीज़ होनी चाहिए कि एक पॉपअप नज़र आ जाए, ठीक है? तो ये चीज़ आप कैसे करते हो? आप यूज़ इफ़ेक्ट को यूज़ करके ये सब चीज़ें करते हो। तो आज हमने ना इन दोनों को देखना है। सबसे पहले मैं थोड़ा-सा आप लोगों को थ्योरेटिकली एक-एक चीज़ को बता दूँगा, देन वी विल मूव ऑन टू प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। तो हम एक काउंटर वगैरह बना के और उसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिकली भी देख लेंगे, ठीक है? सो सबसे पहले स्टेट मैनेजमेंट वाली हुक जो है यूज़ स्टेट, ठीक है? सो आज हमने इसको कवर करना है। अभी ये जो मैंने कोड लिखा है ना लेफ्ट साइड पे और ये जो मैंने कोड लिखा है राइट साइड पे, लेफ्ट वाला आपको थोड़ा-सा इसका आइडिया होगा कि ये क्या काम कर रहा है, क्योंकि ये एचटीएमएल, सीएसएस है सिंपल। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल स्टेट मैनेजमेंट एचटीएमएल में भी होती है ऑब्वियसली। तो उसमें आप किस तरीके से इसको करते थे? आप क्या करते थे कि लेट्स से कि आपने ना एक इनपुट बनाया हुआ है और उसको एक आईडी दे दी है नेम इनपुट और उसको आपने टाइप दे दी है एक। फिर आपने बटन बनाया है और उसको भी एक आईडी दे दी है और आपने एक आउटपुट का भी पैराग्राफ टैग बना के उसको भी एक आईडी दे दी है। अब आपका आप करना क्या चाह रहे हो इसे? आप चाहते हो कि जो भी यहाँ पे लिखा हो ना इनपुट, जो भी आपके इनपुट बॉक्स में कोई भी चीज़ लिखी हो, जैसे कि ये एक इनपुट बॉक्स है, ये है, ठीक है? तो आप चाहते हो कि जो भी मैं यहाँ नेम के अंदर लिखूँ ना, तो ये जो लिखा हुआ है ना आई एम इंटरेस्टेड इन, लेट्स से कि ये वो पैराग्राफ है, ये पी वाला। तो आप चाहते हो कि जब मैं इस बटन को क्लिक करूँ तो वो वहाँ पे अपडेट हो जाए, ऑटोमैटिकली वहाँ पे अपडेट हो जाए। तो आप पहले इसको कैसे करते थे? आप ये करते थे कि आपको 2 मैनिपुलेशन करनी पड़ती थी, ठीक है? आप क्या करते थे कि आप इवेंट लिस्टनर बना देते थे बटन के ऊपर और उसके ऊपर आप क्लिक का इवेंट लिस्टनर बना के और अगेन नेम से उसकी वैल्यू आपने एक्सट्रैक्ट की नेम की और उसके बाद आपने जो आउटपुट था ना उसके कंटेंट में आपने ये डाल दिया। अब ये देखो ये कोड कितना ज़्यादा आपको लिखना पड़ा है, लेकिन आप रेड के अंदर हुक्स को यूज़ करके आप किस सिर्फ 4 लाइन्स ऑफ कोड में आपने ये चीज़ सेम जो हमने वहाँ पे इतना ज़्यादा कोड लिखा ना, वो सेम चीज़ यहाँ पे लाइक 4 लाइन्स ऑफ कोड में आपने कर ली, ठीक है?
ये जो सिंटैक्स लिखा हुआ है ना, इसको हम प्रैक्टिकली कवर करेंगे, लेकिन अभी आइडिया आप लोगों ने समझना है। ये था जो आप पहले कर रहे थे, ठीक है ना, ट्रेडिशनल डोम अप्रोच के ज़रिए, डोम मैनिपुलेशन करके। और ये वो है कि जो अभी आप रेक्ट के अंदर करोगे, हुक्स को यूज़ करके, दैट इज़ यूज़ स्टेट, ठीक है? तो अभी इसकी एग्ज़ाम्पल्स पे आते हैं। सो सबसे पहले ना हमारे पास एक हुक है, यूज़ स्टेट, ठीक है? वो ना हमें एक फ़ंक्शन है ना, फ़ंक्शन कुछ भी रिटर्न कर सकता है आपको, तो ये भी एक फ़ंक्शन ही है और ये एक पैरामीटर ले रहा है इनिशियल वैल्यू का, ठीक है? अब जैसे हम किसी भी वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करवाते थे ना, लेट्स से हमने बोला कि लेट var इज़ इक्वल टू 1, ठीक है? या फिर हमने बोला कि कांस्टेंट वी कैन से इज़ इक्वल टू 2, ठीक है? अभी हम क्या करना चाहते हैं? इसको हमने अगर रेक्ट के अंदर इनिशियलाइज़ करवाना है ना, तो ये जो वेरिएबल हमारे पास एक बना हुआ है, जो पहली चीज़ हमें मिलती है ना यूज़ स्टेट से, वो एक अरे होती है, जो ये फंक्शन रिटर्न करता है आपको, ठीक है? जो उस अरे के अंदर पहली वैल्यू होती है ना, वो एक वेरिएबल है, सही है? ये है एक वेरिएबल जो आपने इनिशियलाइज़ करवाना है। सेम चीज़ है जैसे कि ये है। और जो सेकंड वैल्यू मिलती है ना आपको, वो एक फंक्शन होता है। इस फंक्शन को यूज़ करके ना आप इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो। जो पहली वाली है ना वेरिएबल है, उसकी आप वैल्यू इस फंक्शन को यूज़ करके ना चेंज कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक वेरिएबल हमने इनिशियलाइज़ करवाया काउंट, फिर हमें यूज़ स्टेट ने एक और चीज़ भी प्रोवाइड कर दी, दैट वाज़ सेट काउंट। अब सेट काउंट में अगर हम जो भी वैल्यू पास करेंगे ना, तो वो इसकी वैल्यू ऑटोमैटिकली चेंज कर देगा। और ये यूज़ स्टेट के अंदर हमने ये 0 पास किया हुआ है, दैट इज़ इनिशियल वैल्यू, ठीक है? ऐसी ही एक स्ट्रिंग है, जैसे कि नेम एक वेरिएबल है और हमने सेट नेम करके ना सॉरी सेट नेम हमें मिला हुआ है और यूज़ स्टेट करके ना हमने इस अहमद को ना एज़ अ इनिशियल वैल्यू पास किया हुआ है, जिसको हम आगे सेट नेम को यूज़ करके ना मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं प्रैक्टिकल पार्ट पे और हम इसको देखते हैं कि प्रैक्टिकली ये चीज़ कैसे काम करती है। सो लेट्स गेट टू द होम पेज। बल्कि हम एक काम करते हैं कि नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। सो npx create tweet rex session 2 npm इंस्टॉल कर लेते हैं ताकि हमारे जितने भी नॉर्मल मॉड्यूल्स हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे, सही है? अभी हमारे पास इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, एसेट्स की इसकी भी ज़रूरत नहीं है, और इसको चलो CSS हमें काम आ जाएगी, इसको हम पूरा रिमूव कर देते हैं और हम जस्ट ऐप बना देते हैं, ठीक है? अब हम एक काम करते हैं, हम अपना ना जो सर्वर है उसको चलाते हैं सबसे पहले npm run dev करके, सही है? तो अभी हमारा सर्वर चल गया और ये हमारा सर्वर ऐप जो है ना शो कर रहा है यहाँ पे। इसकी जो CSS है वो हम थोड़ी फिक्स कर देते हैं। ओके, सो ये हमारी ऐप बन गई है, ठीक है? अब ना हम एक काम करते हैं, हम पहले ना हर चीज़ जो हम कर रहे हैं ना इस सीरीज़ के अंदर, ये जो सीरीज़ हमने काइंड ऑफ सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, हम हर चीज़ को लिंक कर रहे हैं HTML से, तो अभी भी हम वही करेंगे। अब जैसे कि हमें ये पता है कि ये कंपोनेंट है जिसका नाम ऐप है, एक फंक्शन है, उसको हमने एक्सपोर्ट करवाया हुआ एज़ अ कंपोनेंट और उसको हम रिटर्न करवाते हैं JSX, दैट्स हाउ इट वर्क्स इन रेक्ट। तो अभी ना हम एक काम करेंगे, पहले सिंपल जावास्क्रिप्ट से करके देखते हैं कि हमारा काउंटर बनता है कि नहीं। हम हमारा पॉइंट क्या है, आइडिया ये है कि हमने एक काउंटर बनाना है कि जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हम उस पे कर पाएँ, ठीक है? सो जावास्क्रिप्ट हम अब देखो ये एक फंक्शन है, आप इसको फंक्शन करके भी लिख सकते हो, ये एरो फंक्शन है, ठीक है? तो यहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हो, ठीक है? सो लेट्स से हम एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है? काउंटर का, और हम इसको इनिशियलाइज़ करते हैं 0 से, ठीक है? 0 से हमने इसको इनिशियलाइज़ कर दिया। अभी हम ये करते हैं, ठीक है? अभी हमने क्या किया, हमने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है? और उसको हमने 0 से इनिशियलाइज़ करवा दिया। और यहाँ पे ना हमने h1 बना के काउंटर की ना वैल्यू डाल दी। अच्छा, ये आपको मे बी थोड़ा-सा वो लग रहा हो, मैं इसको दोबारा करके दिखाता हूँ। अब ये जो चीज़ है ना, अभी देखो एक और चीज़ जो रेक्ट आपको सॉल्व करके देती है वो है वेरिएबल इंजेक्शन, ठीक है?
अब अगर आपको काउंटर को यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है ना, तो आपको अगेन वही सारा डॉम मैनिपुलेशन वाला सारा काम करना पड़ता है, ठीक है? लेकिन आप यहाँ पे कैसे कर सकते हो रेक्ट के अंदर? आपको कुछ भी नहीं करना, आपको क्या करना है, कर्ली ब्रेसेस बनानी है और उसके अंदर आपको वेरिएबल लिख देना है, दैट्स इट। जहाँ जोन से मर्जी टैग में ना, चाहे div है, चाहे h1 है, जहाँ पे भी आपने उसको शो करवाना है, आपको कोई डॉम मैनिपुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, कर्ली ब्रेसेस बना के आपने काउंटर की वैल्यू डाली और रेक ने क्या किया, ये JSX है। अगेन रिमेंबर कि ये सिंपल HTML नहीं है, वहाँ पे आप ये नहीं कर सकते। आपने ये JSX के अंदर आपने क्या किया कि आप ना वेरिएबल इंजेक्शन इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है? तो काउंटर हमारा लिखा हुआ आ गया, जो हमारा एक्चुअली जो एक बेसिक एक HTML में भी हम करते आ रहे हैं कि हम टैग्स बना के अंदर कुछ भी कंटेंट डाल सकते हैं। अब हमने ये चीज़ एक नहीं देखी कि रेक्ट हमें अलाउ करता है कि हम इस तरीके से वेरिएबल को इंजेक्ट कर सकते हैं हमारे कोड में। सो अभी हमारे काउंटर की वैल्यू है 0, ठीक है? अब जो हमने नेक्स्ट टास्क करना है ना, वो ये है कि एक फंक्शन बनाना है, ठीक है? हमने क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है कि एक बटन बनाना है जिसको क्लिक करने से ना ये जो 0 है, उसकी वैल्यू बढ़नी चाहिए, ठीक है? सो हम एक काम करते हैं, एक बटन बनाते हैं, उसको नाम देते हैं इंक्रीमेंट, और एक और बटन बना लेते हैं जिसको नाम देते हैं डिक्रीमेंट। ये वैल्यू को कम करेगा। अब जैसे आप जावास्क्रिप्ट में मतलब HTML वगैरह में भी करते आ रहे हो, आपने ऑन क्लिक फंक्शन बना सकते हो यहाँ पे, यानी कि इसको क्लिक करने पे जैसे इंक्रीमेंट वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है? इंक्रीमेंट, इसको क्लिक करने पे इंक्रीमेंट होना चाहिए, और यहाँ पे अगर हम इसको सेव करेंगे तो ऑब्वियसली वो फंक्शन नहीं बना हुआ, ठीक है? आपका एरर भी वही आ रहा है। तो हम क्या करते हैं कि वो फंक्शन बना लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, फंक्शन, या आप इसको अगेन एक एरो फंक्शन भी बना सकते हो। हमने फंक्शन बनाया और हमने क्या किया कि काउंटर को ना, ये हमारा काउंटर है, हमने काउंटर प्लस प्लस कर दिया, ठीक है? और यहाँ पे हम इसको कंसोल भी करवा लेते हैं। चलो अब देखते हैं कि ये इसका रिजल्ट क्या मिलता है, क्या हमारा ये काउंटर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता। हम इसको रिफ्रेश करते हैं। आपने कंसोल पे भी देखना है, आपने यहाँ पे भी देखना है। अब हम इसको इंक्रीमेंट करते हैं, तो इंक्रीमेंट किया, अभी देखो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे वो हमें 1 शो कर रहा है, ठीक है? अगर हम इसको दोबारा इंक्रीमेंट करते हैं, यहाँ पे 2 शो कर रहा है, दोबारा करते हैं 3 कर रहा है, मतलब वैल्यू चेंज हो रही है वेरिएबल की, उसमें कोई मसला नहीं है, वैल्यू चेंज हो रही है। अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो वो दोबारा इसको 0 पर सेट कर देगा, क्योंकि ये कोड जब दोबारा चलेगा तो वो 0 से इनिशियलाइज़ हो जाएगा। अब हम दोबारा इंक्रीमेंट करते हैं तो वो वैल्यू एक-एक करके बढ़ा रहा है। लेकिन जो हमारा मेन पॉइंट था, जो मेन आइडिया था कि हमने यहाँ पे वैल्यू को बढ़ाना है, वो क्यों नहीं बढ़ रही? अब बात आती है डोम मैनिपुलेशन की, ठीक है? कि रेक्ट उसको कैसे हैंडल करता है, सही है? अभी हो क्या रहा है कि इसकी वैल्यू तो चेंज हो रही है। अभी आप रिकॉल बैक करो कि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर हम क्या करते थे? हम ये करते थे कि इसको, लेट्स से एक एग्जांपल ये है कि हमने इसको एक डिफरेंट टैग में डाला, इस काउंटर को, वेरिएबल को, और डॉम मैनिपुलेशन करके हम उसको आईडी के थ्रू या किसी भी तरीके से हम उसकी वैल्यू इंक्रीज़ करते थे। लेकिन रेक्ट में हम ये चीज़ हम कैसे कर सकते हैं? हम कर सकते हैं यूज़ स्टेट को यूज़ करके, सही है? तो अभी हम एक काम करते हैं, हम ना हुक जो है ना हमारी, उसको सबसे पहले इंपोर्ट करवाते हैं। सो इंपोर्ट यूज़ स्टेट फ्रॉम रेक्ट, सही है? अब ये हमारी हुक जो है ना, हमने इंपोर्ट करवा ली है यहाँ पे, ठीक हो गया? अब हमने हुक्स के बारे में देखना है कि यूज़ स्टेट प्रैक्टिकली काम कैसे करती है। हमने थ्योरेटिकली थोड़ा सा इसको देखा है कि ये क्या होता है। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले ना हम इस काउंटर को यहाँ से रिमूव करते हैं और इसको भी यहाँ से हटाते हैं, और हम एक काम करते हैं, हम ना एक हुक बनाते हैं जिसका तरीका ये होता है कि आप वेरिएबल बनाते हैं, एक स्टेट डिक्लेयर करते हैं। इसका तरीका ये है कि आपने एक कॉन्स्टेंट बनाया, या लेट से भी कर सकते हो। आपने कॉन्स्टेंट बनाया और आगे ना आपने यूज स्टेट को लिख दिया, ठीक है? इस तरीके से। अब ये एक फंक्शन है, जिसका आपको आइडिया है कि ये एक फंक्शन है, और फंक्शन ना एक चीज़ रिटर्न कर रहा है जो कि है एक अरे। ये एक अरे रिटर्न करवा रहा है, ठीक है? अरे के अंदर आपको 2 चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है ना? जो पहली चीज़ आपको मिल रही है ना,
वो उसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है? जो भी आपने वेरिएबल बनाना है ना, आप उसको उसका नाम दे दो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको नाम देते हैं काउंट का, ठीक है? हमने इसको नाम दे दिया काउंट का। और हम क्या करेंगे, एक और जो कॉमा लगा के ना आप एक और चीज़ यहाँ से यूज़ स्टेट आपको प्रोवाइड करता है, जो कि है एक फ़ंक्शन, जिसको अगेन आप कोई भी नाम दे सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इसको नाम दे दिया सेट काउंट। एक चीज़ जो आपको ज़हन में रखनी है ना, वो ये है कि जो अरे के अंदर जो पहली चीज़ है ना, वो वेरिएबल है। वो इट इज़ द वेरिएबल, लाइक इटसेल्फ इज़ द वेरिएबल जो आप यूज़ करोगे। लेकिन जो ये सेट काउंट है ना, ये एक मेथड है, ये एक फ़ंक्शन है, ठीक है? फ़ंक्शन का काम क्या है? वेरिएबल तो ठीक है, समझ आ रही है कि लेट्स से काउंट है ना, तो मे बी इट हैज़ टू डू समथिंग विद काउंटिंग, 0, 1, 2, 3 अगर हम काउंट कर सकते हैं इसे। लेकिन इसका क्या फ़ंक्शन है? ये मतलब इसका काम क्या है? ये कर क्या रहा है? तो सेट काउंट जो है ना, वो आप यूज़ करोगे इस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करने के लिए, ठीक है? इस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करने के लिए। अब मैं बताता हूँ कि वो हम क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, जो हमने काउंटर हर जगह पे लगाया था ना, उसको काउंट कर देते हैं, क्योंकि ये भी तो एक वेरिएबल ही है ना। और अभी ये हमें कोई वैल्यू शो नहीं कर रहा। अच्छा, यहाँ पे हम एक इनिशियल वैल्यू पास कर देते हैं। जब भी आपने कोई चीज़ बनानी है ना, ये ऐसा था कि अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल लेट काउंट करते हैं ना, तो ये देखो, जब हमने कोई वैल्यू आगे दी नहीं है, तो यहाँ पे वो शो क्या करवाएगा? तो ये वही सेम चीज़ है कि आपको इनिशियल वैल्यू यहाँ पे पास कर सकते हो, जो भी आपने वो बनानी है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका काउंट है ना, आप चाहते हो कि इनिशियल वैल्यू इसको 0 देनी है, तो अब रेक्ट को पता है कि यार ये एक नंबर है, एक न्यूमेरिक वैल्यू है, ठीक है? तो यहाँ पे 0 आ गया। अब हम एक काम करते हैं अगेन हमारा जो फ़ंक्शन बना हुआ है ना, उसके अंदर हम ना काउंट अगेन प्लस प्लस करवा देते हैं। कुछ भी नहीं करते, इसको प्लस प्लस करवा देते हैं, ठीक है? और हम ना क्या करेंगे, इंक्रीमेंट कर देते हैं। अच्छा, हमें एरर आ गया कांस्टेंट का, चलो हम इसको लेट करके देख लेते हैं काम करता है कि नहीं। और हम इसको कंसोल लॉग भी करवा देते हैं, ठीक है? सिंपल जावास्क्रिप्ट ही चल रही है यहाँ पे सिवाय यूज स्टेट के। हमने कंसोल लॉग भी करवा लिया। अब हम देखते हैं, अब एरर तो कोई नहीं आया, यहाँ भी 1 हो गया, दोबारा इंक्रीमेंट किया दोबारा 2 हो गया, दोबारा इंक्रीमेंट किया दोबारा 3 हो गया। लेकिन अगेन मसला वही है कि काउंटर के सामने जो ये वेरिएबल है ना, इसकी वैल्यू नहीं चेंज हो पा रही। तो अब आता है जो रोल है ना वो इस फंक्शन का, ठीक है? आप 2 मैनिपुलेशन करके जो चीज़ करते थे ना, उसको ये फंक्शन ऑटोमैटिकली हैंडल कर लेता है, ठीक है? आप क्या करोगे, बजाय इसके कि आप इसको इस तरीके से करो ना काउंट प्लस प्लस से, जो आप एक वेरिएबल को ही इंक्रीमेंट की जा रहे हो और वो स्टेट पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। स्टेट का मतलब ये है कि वो सॉरी डोम पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, जो आपकी एक्चुअल जो आपका वेबसाइट चल रही है। हम क्या करेंगे कि सेट काउंट बनाएँगे, इस फंक्शन हमने बनाया और इसको हमने क्या किया, हमने ना इसके अंदर पास कर दी जो इसकी पुरानी वैल्यू थी काउंट की, जो थी 0, और इसमें हमने +1 कर दिया, ठीक है? हमने इसमें क्या किया, +1 कर दिया। अब देखना, इंक्रीमेंट 1, 0, यहाँ पे 0 था जो हमने लाइक पहले हमने लेट्स जस्ट रिफ्रेश दिस। अब हमने क्या किया कि इंक्रीमेंट जब हमने किया ना, यहाँ पे 0 है। अच्छा, ये एक काइंड ऑफ एक एडवांस चीज़ है जो चलो हमारे सामने आएगी है। अब आप एक चीज़ देखो कि यहाँ पे 0 है, हालाँकि यहाँ पे फ़ंक्शन की वैल्यू 1 हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे स्टिल 0 शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो फ़ंक्शन है ना, ये जो फ़ंक्शन है और ये पूरी की पूरी जो स्टेट है, वो एसिंक है, ठीक है? हम ना इसके ऊपर बाद में आएँगे, ये आपको प्रॉब्ली कन्फ्यूज़ कर सकती है, ठीक है? अभी के लिए आप ये ज़हन में रख लो कि ये कोड जो है ना, ये एसिंक कोड है, ठीक है ना? इस वजह से यहाँ पे स्टिल आपको 0 नज़र आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे हम थोड़ा-सा वेट कर लें ना, लेट्स से 1 सेकंड, लेट्स से, तो ये इसको 1 ही शो करवाएगा। हम इसको फिलहाल रिमूव करते हैं। अब जो हमारा मेन मसला था ना, वो ख़त्म हो गया। वो क्या था कि हमने 2 मैनिपुलेशन से आज़ादी हमने हासिल कर ली, ठीक है? हमने क्या किया कि इंक्रीमेंट किया और हमारा जो वेरिएबल था ना, उसकी वैल्यू ऑटोमैटिकली यहाँ पे चेंज हो रही है, स्टेट में रिफ्लेक्ट हो रही है, और वो क्या कौन करवा रहा है? वो हमारा सेट काउंट का फंक्शन जो इस वेरिएबल को चेंज कर रहा है ना। अब जैसे ये स्टेट चेंज होती है ना, तो क्या होता है, पूरा का पूरा जो आपका कंपोनेंट है ना, जहाँ पे वो स्टेट डिक्लेयर की हुई है आपने, वो पूरा का पूरा ना री-रेंडर होता है, ठीक है? जैसे कि अगर मैं इसको रीलोड करूँगा ना, तो ये 0 है, ये 0 से इनिशियलाइज़ हुआ हुआ है। अब जैसे ही मैंने इसको इंक्रीमेंट किया ना,
तो ये पूरा का पूरा कंपोनेंट ना रेक ने री-रेंडर करवाया है, और जब वो री-रेंडर हुआ है ना, तो फिर उसने देखा कि यार वैल्यू चेंज है, तो नई स्टेट के साथ उसने यहाँ पे 1 शो करवा दिया। अब इसका एक और बहुत बड़ा फ़ायदा है, दिस इज़ द सिंगल यू कैन से सोर्स ऑफ ट्रुथ, ठीक है? आप इस काउंटर को ना कहीं भी यूज़ कर सकते हो, पूरे के पूरे कंपोनेंट में आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो। मैं 10 दफ़ा इसको यहाँ पर लिख सकता हूँ, ये देखो। अच्छा अहमद भाई, एक प्रश्न था। जी पूछें। वो जो आपने H1 टैग के अंदर काउंट लगाया, सिर्फ H1 ही रिफ्रेश होगा क्योंकि कंपेयर होके हो रहा होगा पीछे? नहीं, बेसिकली ना जो आपका पूरा का पूरा कंपोनेंट है ना, वो एक एज़ अ नोड रिफ्रेश होगा, ठीक है? H1 का उसको कोई आइडिया नहीं। आप ऐसे समझिए, H1 के यहाँ अंदर ही काउंट है ना जो चेंज हो रहा है, सिर्फ वो नहीं होना चाहिए हमारा बिल्कुल, चेंज लास्ट नोड आपने H1? इसको नहीं देखना, आपने देखना है कि स्टेट अच्छा बनी अच्छा, कहाँ पे हुई है, ठीक है? ठीक है। स्टेट कौन से कंपोनेंट में बनी हुई है, ऐप के ऐप के अंदर। अंदर, ठीक है। पूरी की पूरी ऐप को वो रीजेनरेट करवाएगा, जिसको मैं आपको एक और चीज़ से करके दिखाता हूँ। देखो, हम ना जब यूज़ इफ़ेक्ट पे जाएँगे ना, तो हम इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ लेंगे, ठीक है? तो अब हमने क्या किया, अच्छा हम क्या कर रहे थे, काउंट को हमने यहाँ पे 3 दफ़ा ऐड कर दिए। अब हमारे पूरे के पूरे कंपोनेंट को पता है कि जो ये वैल्यू है ना काउंट की, ये सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ है। अगर यहाँ पे चेंज होता है ना इस वैल्यू पे, तो वो ऑटोमैटिकली हर जगह पे चेंज होगा। अब देखो आपको रेक ने कितनी सारी डोम मैनिपुलेशन से बचा ली है, ठीक है? आपको मल्टीपल टाइम्स हर एक-एक जगह पे जहाँ पे आपने उसको यूज़ करना था ना, आपको डिफरेंट लाइक डोम मैनिपुलेशन करनी पड़नी थी। लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, आपने जस्ट एक फंक्शन बनाया, एक लाइन 1 लाइन ऑफ कोड में आपने इसको इनिशियलाइज़ करवा लिया, जो आपको जावास्क्रिप्ट में भी करना पड़ता है। और सिर्फ 1 लाइन ऑफ कोड में आपने पूरे के पूरे वेरिएबल की स्टेट मैनेज कर ली है, ठीक है? और उसको हर जगह पे आप अपडेटेड स्टेट के साथ क्या कर रहे हो, शो करवा सकते हो, ठीक है? सो दिस इज़ यू कैन से द पावर ऑफ यूज़ स्टेट। सर मेरा एक अब सवाल है। सॉरी? जी आसिम बताएँ। सर ये जो आपने सेट काउंट वाला फंक्शन है, ये हम डायरेक्ट ऑन क्लिक पे भी तो लगा सकते हैं। हमने एक और फंक्शन बना के उसके अंदर क्यों कॉल किया इसको? वो सिंप्लिसिटी के लिए किया है, ठीक है? ठीक है। हुँ। अच्छा, अब हम क्या करने जा रहे हैं नेक्स्ट, जो हमारा बटन है ना डिक्रीमेंट वाला, हम इसको कंप्लीट करते हैं, फिर हम जाएँगे वापस हमारे एजेंडा के ऊपर। अभी तक आई होप सो आप लोगों को इसकी समझ आ गई है कि स्टेट का फ़ायदा क्या है, कितनी सारी डो मैनिपुलेशन आपकी बच जाती है, ठीक है? और आपका पूरा का पूरा जो कंपोनेंट है ना, उसके अंदर ये सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ बन जाता है, वेरिएबल जो है, जो आप स्टेट के थ्रू इनिशियलाइज़ करवा रहे हो, यूज़ स्टेट के थ्रू। और आप जस्ट 1 लाइन ऑफ कोड से पूरे के पूरे कोड को जहाँ-जहाँ भी वो यूज़ हो रहा है, वो अपडेट कर सकते हो, और वो रियल टाइम में यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है? तो अब हम क्या करते हैं, हम एक कोड बना लेते हैं, हमारा फंक्शन जिसका नाम है डिक्रीमेंट, ठीक है? और हम यहाँ पे ना सेट काउंट -1 कर दिया, और यहाँ पे हम प्लेन ओल्ड जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके डिक्रीमेंट को पास कर देते हैं, ठीक है? सो अब डिक्रीमेंट भी हो रहा है, और हमारा जो कंपोनेंट है ना, जो काउंटर है, वो इंक्रीमेंट भी हो रहा है, ठीक है? अब चलते हैं वापस हमारे एजेंडा के ऊपर। अब ये चीज़ आई होप सो आप लोगों को क्लियर है। इस चीज़ के बारे में अगर किसी के सवाल हैं तो अभी पूछ लो। अगर किसी को कोई भी चीज़ समझ ना आई हो, यूज़ स्टेट के बारे में, अपना हैंड रेज़ कर सकते हो, एंड वी विल मेक यू द कंट्रीब्यूटर। ओके। जी अहमद। अच्छा, मैंने पूछना था कि आपने ये जो बात की कि यहाँ जहाँ पर हमने डिफाइन किया वेरिएबल्स, वो पूरी स्टेट हमारी चेंज होगी, तो ऐसा इस सच केस हो सकता है कि ये वेरिएबल कहीं और भी यूज़ हो रहा है और वो दोनों मतलब कि कहीं और कहते हैं फाइल के अंदर, और वो भी इसकी वजह से रिफ्रेश हो, या हाँ, सिर्फ जिसके अंदर वेरिएबल ओपन होगी हमारे ठीक ब्राउजर है, में सिर्फ वही होगी? ठीक है। जो आपका कंपोनेंट होता है ना, जो आपका पेरेंट कंपोनेंट है, लेट्स से ए, ठीक है? अब ए के अंदर ना आपने 2 और कंपोनेंट बनाए हुए हैं, लेट्स से बी एंड सी। अगर आपकी जो स्टेट है ना, वो ए के अंदर डिफाइंड है, और ए के ना आप आगे जाके हम देखेंगे प्रॉप्स क्या होते हैं। अब प्रॉप्स को यूज़ करके ना अगर आप वो स्टेट को दोनों कंपोनेंट्स में पास कर रहे हो ना, तो अगर ऐप जो ए है ना, उसके अंदर चेंज होता है, तो बी और सी भी रिफ्रेश होगा, क्योंकि बी एंड सी आर पार्ट ऑफ ए। तो वो रेड क्या करेगा कि पूरा का पूरा ट्री जो नीचे होगा ना, उसको रिफ्रेश करवाएगा, ठीक है? सो हाँ, वो उसकी वजह से ना रिफ्रेश होगा। क्लियर है?
तो ये सिर्फ डाउन द स्टेट आता है, अप द स्टेट नहीं जाएगी ये चीज? हाँ ऑब्वियसली अब द स्टेट, क्योंकि कोई अपडेट नहीं है, कुछ उसने चेंज नहीं करना, तो वो लॉजिकली जाना बनता भी नहीं है उसका। जी एसन। अमन मैंने पूछना था, ये मैं ज़रा थोड़ा लेट हो गया, एक समरी मिल सकती है मुझे यूज स्टेट की? सॉरी, एक समरी में मतलब डिफाइन कर सकते हो यूज स्टेट को, कि इसको करते क्या है, मतलब किस लिए इसको हम यूज करते हैं? यार आप एक काम करना, समरी में आपको क्या दे सकता हूँ, आपको रिकॉर्ड हो रहा है ना, आप रिकॉर्डिंग बेशक दोबारा देख लेना, या मैं आपको चलो एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जो ये देखो, ये जो ट्रेडिशनल डोम की अप्रोच है ना आपकी, वो ये है, ठीक है, ये आपको कोड दिखाई दे रहा है ना, इस तरीके से आप जावास्क्रिप्ट में डोम मैनिपुलेशन करते आ रहे हो। अब वो सेम चीज़ हम चाह रहे हैं हम रेक में कैसे कर सकते हैं, उसमें आपको ये सब नहीं करना पड़ता, आप उसमें यूज स्टेट एक हुक है उसको यूज़ करते हो, आपको वो दो चीज़ें देती है, एक है आपका वेरिएबल और एक है फंक्शन जिसके ज़रिए आप उस वेरिएबल को चेंज करते हो, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया है कि हमने प्रैक्टिकली एक काउंटर बनाया और हमने पहले जावास्क्रिप्ट से उसको देखा कि वो अपडेट होता है कि नहीं, और वो नहीं हुआ क्योंकि डो मैनिपुलेशन नहीं हो रही थी। फिर हमने क्या किया है कि स्टेट को यूज़ करके, जैसे कि रेक में होता है, हमने उसको यूज़ स्टेट से स्टेट को यूज़ करके फिर हमने इसको इंक्रीमेंट करवाया और डिक्रीमेंट करवाया। सो उसके बाद क्या हुआ कि वो स्टेट जो है ना हमारी, वो अपडेट होना शुरू हो गई। सो बेसिकली ये हमारा अभी तक का था। नहीं तो रिएक्ट से क्यों नहीं हो रहा था? सॉरी, जावास्क्रिप्ट से रिएक्ट डोम से क्यों नहीं हो रहा था? हाँ, वो हम करेंगे ही नहीं, हो तो जाएगा अगर हम अभी भी आईडी लिख के डो मैनिपुलेशन करेंगे ना, हो तो जाएगा, लेकिन हम उससे ही तो मूव कर रहे हैं ना रेक्ट के ऊपर। डो मैनिपुलेशन आप करते हो इन HTML CSS जावा से में आप करते आ रहे हो, लेकिन उसके मसला है ना कि कोड आपका बहुत ज़्यादा हो जाता है, स्केलेबल नहीं होता, जो जितने सारे मसले हमने पढ़े हैं। सो दिस इज हाउ यू डू इट इन रेक्ट इन अ कंसाइज वे, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। और किसी का सवाल? सो फिर हम आगे मूव करते हैं। All right, so let's go to this section. Local state management is done. Okay, अब यूज इफेक्ट पे आते हैं। ये क्या चीज़ है? ये ना काफ़ी लोगों के लिए ट्रिकी होता है इसको समझना, तो आपने इसको ज़रा गौर से समझना है और सवाल वगैरह अपने नोट डाउन कर लेना साथ साथ। यूज इफेक्ट समझ लो कि साइड इफेक्ट्स के लिए आप इसको यूज़ करते हो। अब साइड इफेक्ट्स क्या होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपको मैं अगर समझाऊं तो, जैसे आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हो ना, एयरबीएनबी का प्रोजेक्ट है। अब मैं एयरबीएनबी की वेबसाइट को ना लोड करता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एयरबीएनबी की जो वेबसाइट थी ना, इसको मैंने लोड किया है। अब जैसे ही वेबसाइट लोड हुई है ना, ठीक है, लेट्स से कि अगर ये वेबसाइट, वैसे तो ये नेक्स्ट.जेएस में ही बनी हुई है, मतलब एयरबीएनबी का बहुत बड़ा पोर्शन अभी भी स्टिल रिएक्ट और नेक्स्ट.जेएस में है। सो जैसे ही वेबसाइट लोड हुई है ना, लेट्स से अगर वो हमारे से बिगनर लेवल पे हैं अभी, तो वो इसको कैसे करेंगे? जैसे ही वेबसाइट लोड होती है ना, उन लोगों ने ना एक साइड इफेक्ट बनाना है। साइड इफेक्ट क्या होगा कि यार जैसे ये पेज लोड हो ना, बैकएंड पे कॉल जाए, कोई भी एपीआई है, इनकी सर्वर है, उसको कॉल जाए, और ये जितनी भी आइटम्स आपको यहाँ पे नज़र आ रही है ना, जो प्रॉपर्टी लिस्टिंग्स होती हैं, ये वाले जो कार्ड्स हैं, ये फैच हो जाएं, और फैच होने के बाद ना ये डिस्प्ले हो जाएं। इसको बोलते हैं साइड इफेक्ट, कि एक चीज़ जो हो रही है ना, उसके साइड इफेक्ट में कोई और चीज़ को करना, ठीक है। और वो हम रेक्ट में कैसे करते हैं? बाय यूजिंग अ हुक दैट इज नेम्ड यूज इफेक्ट, ठीक है। अब हम उसको देखने लगे कि उसके क्या क्या यूज केसेस हैं और वो हम कैसे यूज करते हैं। सो ये है उसका काइंड ऑफ सिंटैक्स, ठीक है। आई थिंक इसको हम थोड़ा प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। सो आप करते क्या हो, जो आपका कंपोनेंट है ना, जैसे आपने यूज स्टेट को यहाँ पे इंपोर्ट करवाया ना, हम यूज इफेक्ट को भी इंपोर्ट करवाते हैं, ठीक है। अब यूज इफेक्ट में ना आपको क्या करना है कि आप यूज इफेक्ट लिखते हो, और ये ना आपको एक कॉल बैक फंक्शन देता है, ठीक है। ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा आपको, आप जैसे इसको इस तरीके से कॉल करो, और ये आपको ना एक कॉल बैक फंक्शन देता है, ठीक है। जो कि ये फंक्शन है कॉल, इसको कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं अगर किसी को अभी तक आइडिया नहीं है। और एक और चीज़ जो आप ऑप्शनल होती है, जो आप इसमें पास ऑन कर सकते हो, दैट इज़
एन अरे, ठीक है। ये हमारे पास एक हुक थी जिसका नाम है यूज़ इफ़ेक्ट, ठीक है। और यूज़ इफ़ेक्ट ने जो पहली चीज़ है ना, ये जो चीज़ है ये वाली, ये है एक कॉल बैक फंक्शन जो इसने हमें प्रोवाइड किया, जो आप पास कर सकते हो इसको एज अ पैरामीटर। और जो दूसरी चीज़ आप पास कर सकते हो ना इसको, वो एक क्या है, अरे। देखो ये सारे के सारे एक फंक्शंस ही हैं, ठीक है ना, ये सारे एक फंक्शन ही हैं। यूज स्टेट भी एक फंक्शन है, यूज इफेक्ट भी एक फंक्शन है। अब आप जैसे फंक्शन को पैरामीटर पास करते हो ना, लाइक कोई वेरिएबल का नेम पास कर दिया, कुछ भी आप पास कर सकते हो, तो आप इनको भी चीज़ें पास ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो पहली चीज़ हमने क्या पास की, एक फंक्शन, एक कॉल बैक फंक्शन हमने पास कर दिया। और सेकेंड चीज़ हमने क्या पास की, अरे पास की, एक एम्प्टी अरे, ठीक है। अब हम ना एक चीज़ करेंगे, हम एक चीज़ करेंगे यहाँ पे ना, हम इसको पहले, चलो इसको लिख कर देते हैं। यहाँ पे हम ना एक चीज़ करते हैं, यहाँ पे ना हम एक ये लिखते हैं console.log, और यहाँ पे मैं एक चीज़ लिखता हूँ पेज रेंडर्ड, या फिर ठीक है पेज रेंडर लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये कब कब चलता है। ये एक फंक्शन है ना जो आपने इसको पास किए, और एक फंक्शन के अंदर हमारे पास कुछ लॉजिक होता है, यानी कि ये फंक्शन है यूज इफेक्ट, और इसको जो आपने कॉल बैक ये जो कॉल बैक है ना, ये फंक्शन है, और इसके अंदर आपने इसको कोई ना कोई लॉजिक पास किया हुआ हो। और हमारा लॉजिक क्या है कि आपने ना इसको कंसोल लॉग करवाना है, पेज रेंडर जो स्ट्रिंग है ना, इसको आपने कंसोल पे प्रिंट करवाना है। तो अभी हम देखते हैं कि प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पे तो बहुत दफ़ा लिखा हुआ है, हम इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। अब आप देखो कि इसने क्या किया, जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया ना, इसने 2 दफ़ा इसको यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। अब 2 दफ़ा क्यों करवाया, अच्छा पहले एक चीज़ हम रिमूव कर देते हैं, जो डेवलपमेंट वाली चीज़ है ना, स्ट्रिक्ट मोड, इसको हम रिमूव करते हैं। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा हमने क्यों रिमूव किया। अब हम दोबारा इसको करते हैं रिफ्रेश। अभी देखो, अभी एक दफ़ा ही करवा रहा है, ठीक है। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, यूज़ इफेक्ट काम क्या कर रहा है, ठीक है। जितनी भी चीज़ें ना यूज़ इफेक्ट पे जो इसकी यूज़ केसेस हैं वो बनते हैं, जो ये आप अरेज को पास कर रहे हो ना, ये जो अरे है जिसको हम बोलते हैं डिपेंडेंसी अरे, ठीक है, ये जो आप पास कर रहे हो ना, इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसके ना आप समझ लो कि 3 यूज़ केसेस हैं। यूज़ केसेस इन अ सेंस कि 3 तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। पहला ये है कि आप कोई कोई भी डिपेंडेंसी अरे इसको पास ही ना करो, ठीक है। आप कोई भी अरे इसको पास ही ना करो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये अरे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ना, अब इसको, ये ऑप्शनल चीज़ है ना, अरे जो पहला आर्गुमेंट है इसका, वो मैंने इसको पास ही नहीं किया, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पेज रेंडर, ठीक है। और अरे इसको कोई नहीं पास की हुई, यहाँ पे बस मेरा जो लॉजिक है ना वो चल रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, रिफ्रेश करूँगा। अब देखो जैसे ही मेरी वेबसाइट लोड होती है ना, एक दफ़ा रेंडर हुआ पेज, जो हमें पता है हमने रिफ्रेश किया है, और ये पेज रेंडर हुआ एक दफ़ा, मतलब डिस्प्ले हुआ। यहाँ पे कंसोल लॉग आ गया, पेज रेंडर्ड। अब हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं। हमने क्या किया, इंक्रीमेंट किया, और आपने देखा कि एक और दफ़ा लिखा हुआ आ गया पेज रेंडर्ड, ठीक है। हमने एक और चीज़ करते हैं, हम डिक्रीमेंट करते हैं, उसने फिर बोल दिया पेज रेंडर्ड, अब 3 दफ़ा हो गए। इसका मतलब कुछ कनेक्ट आप लोग शायद कर पा रहे हो, आप लोगों में से शायद कोई लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं। जब भी रेंडर हो रहा है ना पेज, जब भी रेंडर हो रहा है, तो यहाँ पे ना जो हमने लॉजिक डिफाइन किया हुआ था ना, वो चल रहा है, ठीक है। ये एक साइड इफेक्ट है, सिंपल वर्ड्स में दिस इज अ साइड इफेक्ट, ठीक है। अब डिपेंडेंसी अरे ना देने का मतलब ये है कि आप उसको ये बोल रहे हो, रेक को आप ये बोल रहे हो कि ये जो कंपोनेंट जब लोड होगा ना, तो जब भी इसकी जब लोड होगा तब भी एक दफ़ा तब रेंडर तो होना ही होना ना, लॉजिक ये वाला चलेगा तब, ठीक है। फिर आप उसको ये बता रहे हो कि जब भी ये दोबारा रेंडर होता है ना पेज, फॉर एग्जांपल जैसे हमने पहले देखा कि स्टेट जब चेंज होती है ना, तो ये पूरा का पूरा कंपोनेंट रेंडर होता है, ठीक है। तो तब भी ये जो यूज़ इफेक्ट है ना, वो इस लॉजिक को चला रहा है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे चीज़ देखी है, ठीक है। दोबारा करते हैं, हमने एक दफ़ा रिफ्रेश किया और इसने ये कंसोल लॉग करवा दिया, हमने इंक्रीमेंट किया, इसने दोबारा करवा दिया, हमने डिक्रीमेंट किया, इसने दोबारा करवा दिया। ये करता रहेगा जब तक आपका पेज बार बार स्टेट चेंज हो रही है, जब जब भी कंपोनेंट आपका रेंडर हो रहा है ना, ये लॉजिक इसको रन करेगा। सो ये था इसका पहला तरीका कि आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इट इज़ वेरी अनकॉमन टू यूज़ इट लाइक दिस। आप मोस्टली इसको डिपेंडेंसी रे के साथ ही यूज़ कर रहे होगे।
एनीवे अभी ये था हमारा पहला तरीका कि अगर आप चाहते हो ना कि कोई ऐसा आपका लॉजिक है या कोई ऐसा ही आपने कोई चीज़ बना रहे हो कि आप चाहते हो कि जब भी पेज रेंडर हो ना तब तब ये चीज़ होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप अलर्ट डाल दो यहाँ पे, ठीक है ना? यहाँ पे आप एक अलर्ट डिफाइन कर दो और ये देखो कंपोनेंट माउंटेड इंक्रीमेंट किया, कंपोनेंट माउंटेड डिक्रीमेंट किया, कंपोनेंट माउंटेड, ठीक है? अब हम क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि यार अगर दूसरे यूज़ केस पे आते हैं, हम चाहते हैं कि यार जैसे मैंने आपको वो वेबसाइट दिखाई थी ना फोर्ट वीज़ाज़ की, ठीक है? अब हम चाहते हैं कि जब वेबसाइट लोड हो ना, ये सिर्फ़ तभी वो लॉजिक चले, उसके अलावा कभी भी ना चले, बस एक ही दफ़ा चले पूरी की पूरी लाइफ़ साइकिल में, ठीक है ना? कंपोनेंट की जो लाइफ़ साइकिल है ना, उसके अंदर एक ही दफ़ा वो लॉजिक चलना चाहिए जो हमने इस फ़ंक्शन के अंदर पास किया हुआ है, ठीक है? ये वाला फ़ंक्शन। तो हम क्या करेंगे, उसका तरीका ये है, आप ना जो सेकंड आर्गुमेंट है ना, उसके अंदर एम्प्टी डिपेंडेंसी अरे पास कर दो। इसका मतलब आप ये उसको बता रहे हो कि यार ये किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है, इसको सिर्फ़ एक ही दफ़ा चलाना है जब पहली दफ़ा वो चलता है, जब आप रिफ्रेश करते हो। तो हम क्या करेंगे, इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कंपोनेंट माउंटेड, ठीक है? इंक्रीमेंट करो, डिक्रीमेंट करो, वो नहीं चलेगा अभी, ठीक है? क्योंकि हमने इसका सेकंड वे ऑफ जो यूज़ केस है ना, वो हम अब जो चला रहे हैं कि इसको रिफ्रेश करने पे एक दफ़ा ही चले और उसके अलावा जो कुछ मर्ज़ी हो जाए, ये अपडेट ना हो, ठीक है? एक तो इसका यूज़ केस ये होता है। तीसरा इसका जो तरीका है ना, अगर आप चाहते हो कि यार जब भी मेरा काउंट वेरिएबल है या कोई भी वेरिएबल हो सकता है, आप चाहते हो कि यार जब भी मेरा काउंटर जो वेरिएबल है ना, जब भी वो उसकी वैल्यू चेंज हो, तो तब ये जो लॉजिक मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है ना इस फ़ंक्शन में, वो चलना चाहिए। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि यानी कि कंपोनेंट अपडेटेड लिख देते हैं, चलो, ठीक है? अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या किया कि डिपेंडेंसी अरे के अंदर जिस जिस चीज़ पे आप चाहते हो कि ये डिपेंडेंट हो, आप वो चीज़ यहाँ पे पास कर सकते हो, लाइक दिस, ठीक है? अरे के अंदर आपने वो चीज़ पास कर दी, तो हमारा ये था काउंट। अब अगेन हम क्या करते हैं, अच्छा इसको पहले हम लिख देते हैं, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, एक दफ़ा हमने रिफ्रेश किया, अब उसने जो एक दफ़ा चलना था वो चलेगा, हो गया, ओके आपने कर दिया। अब उसके बाद जब भी इस वैल्यू चेंज करोगे ना आप इस काउंटर की, जैसे इंक्रीमेंट किया, तो वो दोबारा वो लॉजिक को चलाएगा, डिक्रीमेंट किया, दोबारा उस लॉजिक को चलाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से आप ना साइड इफ़ेक्ट्स का यूज़ कर सकते हो रैक में। ये बहुत सारे इसके आप समझ लो कि ये एक ऐसी हुक है कि आप ऑलमोस्ट हर जगह इसको कोशिश कर रहे होगे, जब आपको ये आ जाएगी ना इसी तरीके से कि आप इसका यूज़ करो, ठीक है? तो जैसे कि एक तो आपके सामने ही है यूज़ केस कि अगर आपने कोई पॉपअप बनाना है वेबसाइट में, तो आप यूज़ इफ़ेक्ट से बना सकते हो कि जब भी पेज लोड हो, तो पहली दफ़ा ना इसका जब लोड होने पे ना ये चीज़ आनी चाहिए। तो आपको आइडिया होगा कि ये कैसे हो रहा है कि डिपेंडेंसी अरे के अंदर हमने एम्प्टी अरे पास की हुई है। उसके अंदर कोई भी चीज़ पास नहीं की, तो रेक को पता है कि यार जब एक ही दफ़ा माउंट होता है ना कंपोनेंट जो हमारा रेंडर होता है, तब ये हमने चीज़ दिखानी है। तो वो उस लॉजिक को दिखा देता है, ठीक है? और अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे तो चलो नहीं है, हम अपना कोई चीज़ बना लेते हैं। हम एक काम करते हैं, हम ना इस जो काउंटर है ना, ये जो काउंटर है हम इसको नाम देते हैं मैजिक काउंटर का, ठीक है? हम इसको नाम देते हैं मैजिक काउंटर का। ये कुछ मैजिक करके अहमद दिखा। भाई, क्वेश्चन था मेरा एक, अब आपने ये बेसिकली यूज़र इफेक्ट डाला है, अब इसके अंदर मैंने मोस्टली ये देखा कि वो पेज रिफ्रेश होने पे डाल रहा है, लेकिन हम ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि यार फॉर एग्जांपल एक पेज रिफ्रेश होने पे एक है कि मैं स्पेसिफाई कर दूं कि इस एक्शन के ऊपर यूज़ इफेक्ट हो और इस एक्शन के ऊपर यूज़ इफेक्ट ना हो, मैं उसको एक ही में स्पेसिफाई कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ तो बस यही है कि अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो वो हो रहा है और या रिफ्रेश के ऊपर हो रहा है, तो इसमें वर्सेटिलिटी नहीं नजर आ रही से एग्जांपल मतलब कोई एग्जांपल दो आप। कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल शॉपिंग कार्ट बनाया है, लेकिन अगर मैं उसके अंदर मोस्टली होता है कि एक प्राइस कहते हैं मोर देन, मेरे साथ होता है कि अगर आपने एक आइटम खरीदी है और आप बाद में उसको ऐड टू कार्ट करके कैंसिल कर देते हो, तो वो देखते हैं कि यार चलो ये इतना बड़ा बायर नहीं था, इसको छोड़ दो। लेकिन अगर आप वो प्लस प्लस करके अगर आइटम्स बहुत ज़्यादा ऐड टू कार्ट करते हैं लेकिन फिर बाद में आप ऑर्डर कैंसिल करते हो, तो वो अक्सर होता है पॉपअप शो कर देते हैं कि हम आपको इतना % ऑफ देंगे। कंडीशनल्स, हाँ, कंडीशनली आप बोल रहे हो, ठीक है? बेसिकली ना आपको
जो आर्ग्यूमेंट आप दे रहे हो ना वो एक वेरिएबल आप डिफाइन कर रहे हो कि यार ये चीज़ अगर चेंज होती है, स्टेट चेंज होती है, तो जो आपका कंपोनेंट है ना और वो जो लॉजिक है वो चलना चाहिए। अब आप उस फंक्शन के अंदर आप कंडीशन लगा सकते हो ना, अब वो जो चलना है फंक्शन वो रन करेगा, लेकिन उसके अंदर आप कंडीशन लगा सकते हो कि अगर फॉर एग्जांपल जो आपने शॉपिंग कार्ट की एग्जांपल दी है, तो उसके अंदर अगर कंडीशन सक्सेसफुल है तो ये वाला कोड चल जाए, वरना एल्स में आप कुछ भी ना चलाओ, मतलब आप इफ स्टेटमेंट का यूज़ कर लो उसके अंदर। ठीक है। सही है। अच्छा ठीक है। अच्छा अब हम क्या करने लगे हैं, हम ना इसको एक मैजिक काउंटर बनाते हैं, ठीक है। हमने करना क्या है कि कोई साइड इफ़ेक्ट बनाना है, सही है। सबसे पहले इसको रिमूव कर देते हैं और साइड इफ़ेक्ट हम कुछ इस तरीके का बनाते हैं कि चलो कंडीशनली बनाते हैं। जैसे कि अभी अहमद ने एक क्वेश्चन पूछा था, तो वो ये होगा कि एक स्टेट है जो है डबल, इसको हम बोलते हैं डबल और इसको नाम देते हैं सेट डबल का, और इसकी इनिशियल वैल्यू हमने दे दी 0, ठीक है। अभी जो हमारा काउंटर है ना, मैजिक काउंटर हमारा 0 पे है, और एक और है यहाँ पे हमारा वेरिएबल जो कि है डबल, डबल भी हमारा 0 पे है, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं, हमारा आइडिया ये है कि जैसे ही काउंट की वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो ना, तो हमने ना काउंट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। काउंट को हमने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है और उसको ना इस डबल के अंदर स्टोर करवाना है, ठीक है। तो अब आप कैसे करोगे, इसको हम रिमूव करते हैं। अब आप वो कैसे करोगे, एक तरीका तो आपके पास ये है कि आप सेट स्टेट का अगेन यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हम इसको यूज़ इफेक्ट से करके देखते हैं। यूज़ इफेक्ट में आपने क्या किया, यूज़ इफेक्ट आपने बनाया, ठीक है। अभी लेस से अगर हम चाहते हैं कि कंडीशनली हम इसको करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि अगर जो हमारा काउंट है ना, इसने खुद ही बता दी है, आई डोंट नो को पायलट जो है ना कैसे पढ़ लेता है दिमाग को, खैर इसने क्या किया कि काउंट की अगर 2 से डिवाइड कर सकते हैं ना हम काउंट को, तो वो जो डबल है ना उसका, वो डबल के अंदर जो लाइक काउंट का डबल है वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर होना चाहिए, ठीक है। तो आप इस तरीके का कोई साइड इफेक्ट बना सकते हो, सही है। आप हम एक और एग्जांपल इसकी देखते हैं। अच्छा हम इसको पहले करके देख लेते हैं। ये देखो जैसे ये 2 हुआ, अब ये कंडीशनली ये चल रहा है कोड, ठीक है। ये हर दफ़ा चलेगा, जब जब भी काउंट अपडेट होगा ना तो ये चलेगा। इंक्रीमेंट किया, ये देखो ये अपडेट हो रहा है। और हम एक काम करते हैं जो आपके आई थिंक प्रोजेक्ट के अंदर भी आपको करना पड़ेगा, वो ये है कि जैसे ही ये फंक्शन लोड हो ना, जो एयरबीएनबी भी करता है, वो ये करता है कि आपने ना एक अरे बनाई है। आपने क्या किया कि एक अरे को बनाया है, हम इसको बोल देते हैं प्रॉपर्टी लिस्टिंग्स, ठीक है। और यहाँ पे हम बोल देते हैं सेट प्रॉपर्टी लिस्टिंग्स। अच्छा एक और चीज़ में थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो कि क्या हमेशा हमें सेट को यूज़ करना है, तो नहीं, आप कुछ भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। आप बेशक यहाँ पे लिख दो जैसे कि काउंट है ना, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं। जैसे ये काउंट है ना, आप यहाँ पे बेशक इसको कर दो काउंटर, लेकिन ये वैल्यू भी फिर आपको चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। इसको आप बेशक स्पाइडरमैन बोल दो इसको, ठीक है ना, इसको सुपरमैन बोल दो इस फंक्शन को, और उसके अंदर आप इसको इस तरीके से फिर यूज़ कर सकते हो, तो फंक्शन रन करेगा। अब बात आती है कि नेमिंग कन्वेंशंस की, तो ये ईजी होता है स्केल करने में, या आपके दूसरे डेवलपर्स अगर आप इस तरह की चीज़ें लिख रहे हो तो आपको कुछ सुनने को ही मिलेगा, तो बेहतर ये है कि आप इसको इसी कन्वेंशन में लिख के चलो, ठीक है। अगर आपने कोई वेरिएबल इनिशियलाइज करवाया है तो सेट लिख के उसका लाइक कैमल केस के अंदर आप उसको आगे फंक्शन डिफाइन कर दो। अच्छा अभी हमने क्या करना है कि यूज़ इफेक्ट को यूज़ करना है। हमारा आइडिया ये है कि जैसे हमारी वेबसाइट लोड होती है ना, तो जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, हमारी ना कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एयरबीएनबी वाली, तो वो हमने ना रेंडर करवानी है पेज के अंदर। जैसे ही कंपोनेंट रिफ्रेश होता है तो बैकएंड पे कॉल भी करनी है हमने, तो वो हम करके देखते हैं कि वो कैसे करते हैं। हम एक काम करेंगे, इसको हम यहाँ पे सेव रहने देते हैं, हम एक कोर फाइल बनाते हैं, इसको हम नाम देते हैं app2.jsx, और यहाँ पे हमने app2 को इनिशियलाइज़ करवा लिया, और यहाँ पे थोड़ा टाइम के लिए ना हम app2 को यूज़ कर लेते हैं इस तरीके से, सही है। अब हमने क्या किया
हम ना एक स्टेट बनाएंगे, ठीक है, एक स्टेट बनाएंगे जिसके अंदर हम यहाँ पे इसको नाम दे देंगे प्रॉपर्टीज़ का और इसको बोल देंगे सेट प्रॉपर्टीज़। इसको हम नाम दे देंगे सेट प्रॉपर्टीज़। आप रेक्ट के जरिए भी यूज़ कर सकते हो और आप इसको डायरेक्टली इंपोर्ट भी करवा सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे ना हमने इसको प्रॉपर्टीज़ बोल लिया और लेट्स से कि ये प्रॉपर्टी के अंदर ना जो इनिशियल वैल्यू है हमारी वो एम्प्टी अरे है, ठीक है, वो क्या है, एम्प्टी अरे है। तो प्रॉपर्टीज़ हम अभी हमारी जो है ना एम्प्टी है। अब हमने क्या करना है, हमारा आइडिया ये है कि ये जो अरे है ना इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ ना लोड हों, जैसी वेबसाइट रेंडर होती हैं तो प्रॉपर्टीज़ बैकएंड से आएँ और इसके अंदर स्टोर हों और फिर हम उसको ना डिस्प्ले करवाएं। तो वो हम चीज़ कैसे करेंगे? अब चूँकि हमारे पास कोई लाइक बैकएंड है नहीं तो हम एक काम करते हैं, हम ना एक फंक्शन बनाते हैं सबसे पहले कांस्टेंट फेच प्रॉपर्टीज़ का, ठीक है, और ये होगा तो एसिंग फंक्शन जब आप बैकएंड से कॉल कर रहे हो, लेकिन अभी हम इसको एसिंग नहीं बनाते। हम एक काम करते हैं, इसके अंदर ना हम एक वेरिएबल को डिफाइन करते हैं जो कि एक अरे है और उस अरे के अंदर ना हम कुछ प्रॉपर्टीज रखवा देते हैं। समझ लो एयरबीएनबी में भी ऐसे ही होता है। तो ये डेटा आ गया हमारे पास, सही है। अब हमने क्या करना है कि सेट प्रॉपर्टीज की और उसके अंदर हमने क्या पास किया, इस पूरी की पूरी अरे को पास कर दिया, ठीक है। अब ये अरे यहाँ पे पास हो गई और ये हमारा फंक्शन जो है ना यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब ये जो पार्ट ना कांस्टेंट डेटा वाला, यहाँ पे आप एपीआई कॉल कर रहे होगे, ठीक है, समझ लो ये एपीआई कॉल कर रहे हो और रिटर्न में ना आपको एक जेसन मिला है जो कि लेट्स से कि आपने उसको ये जेसन है तो नहीं जावास्क्रिप्ट के अंदर, लेकिन लेट्स से आपने ना ये आपके पास वेरिएबल आ गया और इसको आपने सेट प्रॉपर्टीज के अंदर डाल दिया। अब ये आपका एक फंक्शन बन गया। अब हमने क्या करना है, एक साइड इफेक्ट बनाना है कि जैसे ही वेबसाइट लोड होती है ना तो ये फंक्शन जो है ना वो ये प्रॉपर्टीज़ हमारी लोड हो जाए बैकएंड से। तो हम कैसे करेंगे, हम ये करेंगे कि यूज स्टेट बनाएंगे, ठीक है, और सॉरी यूज इफेक्ट बनाएंगे और यूज इफेक्ट के अंदर हम वो फंक्शन को कॉल कर देंगे इस तरीके से। और अब हम इसको ये क्यों नहीं कर सकते, अगर हमने फॉर एग्जांपल इसको ऐसे किया होता ना, चलो पहले इसको सही तरीके से हम रेंडर तो करवाएं। तो जैसे ही हमने ये किया है ना, यहाँ पे हमें कोई एरर तो नहीं आया, नहीं आया। जैसे ही हमने इसको फंक्शन को कॉल किया है ना तो ये फंक्शन चला, इसने हमारी लेट्स से एपीआई को कॉल किया, उसने प्रॉपर्टीज़ को इनिशियलाइज करवा दिया। अब हम यहाँ पे ना प्रॉपर्टीज़ को, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप ना वेरिएबल को इंजेक्ट कर सकते हो अपने जावास्क्रिप्ट जीएसएक्स के अंदर ना कर्ली ब्रेसेस को यूज़ करके। तो हम क्या कहते हैं कि ये हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं और अब ये तो एक सिंगल वेरिएबल नहीं है, ये तो एक अरे है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं कुछ इस तरीके से करता हूँ तो ये देखो एरर आ गया। एरर क्या आया कि ऑब्जेक्ट आर नॉट वैलिड एज रेक्ट चाइल्ड, यानी कि आप ऑब्जेक्ट्स को नहीं करवा सकते, आप उन चीज़ों को करवा सकते हो कि जो एक्चुअली जीएसएक्स रिटर्न भी हो रही हो। जैसे कि कोई रिटर्न होने का मतलब ये है कि इटसेल्फ आप कुछ कंपोनेंट को भी यहाँ पे रेंडर करवा सकते हो। जैसे कि हमने काफ़ी जगह पे देखा भी है, सेशन 1 के अंदर हमने क्या किया था कि एक कंपोनेंट को उसके अंदर हमने रिटर्न करवाया होता और यहाँ पे आप उस वेरिएबल को करवाओगे कि जो एक वैल्यू है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट नहीं है, वैल्यू इन अ सेंस कि एक स्ट्रिंग है या नंबर है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि प्रॉपर्टीज़ को ना, जावास्क्रिप्ट का एक मेथड होता है हमारे पास डॉट मैप, ठीक है, डॉट मैप करवाएंगे। ये जावास्क्रिप्ट का मेथड है, कोई रेक्टिश चीज़ नहीं है इसके अंदर। मैप करवाने के बाद ना हम क्या करेंगे, मैप ना हमें एक फंक्शन देता है जिसके थ्रू हम प्रॉपर्टीज, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं इस तरीके से। ये ना जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, अगर आपको इसकी समझ आना है तो आप लाइक इसको सेपरेटली रेक्ट की चीज़ नहीं है, इसको आप जावास्क्रिप्ट के डॉक्यूमेंट से जाके डॉक्यूमेंटेशन से जाके देख सकते हो, सो एमडीएन वगैरह से। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने प्रॉपर्टीज़ बनाई है और इसको मैप करवाया और एक प्रॉपर्टी हमने पकड़ी। अब हमने इसको रन करवा के ना शो करवा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब ये देखो हमारी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आ गई हैं, ठीक है। अभी लेट्स से अगर हम यहाँ पे console.log प्रॉपर्टीज करवाते हैं, ठीक है, ठीक है, जैसे ही हमने console.log प्रॉपर्टीज करवाया है ना
क्योंकि हमारी स्टेट चेंज हो रही है, तो जिसकी वजह से ना हमारा ये 2 दफ़ा कॉल हो रहा है। तो अभी आप देख सकते हो कि जो जैसे ही साइड इफ़ेक्ट चला है ना, इसने क्या किया, जैसे ही मेरा पेज रिफ्रेश हुआ है, इसने देखा कि यार डिपेंडेंसी अरे के अंदर डिपेंडेंसी जो थी ना, हमारा फंक्शन इस तरीके से कॉल हो रहा है ना, तो जैसे ये स्टेट इनिशियलाइज़ हुई, एम्प्टी अरे थी। एम्प्टी अरे के बाद ये देखो, यहाँ पे 0 लेंथ की एक अरे आपने कंसोल लॉग करवा दी, जो कि हमने इनिशियल वैल्यू पास की हुई थी। अब उसके बाद आपने क्या किया कि यूज़ इफ़ेक्ट आपने बनाया हुआ था, और उसके अंदर ना एक साइड इफ़ेक्ट आपने लाना है फेच प्रॉपर्टीज़ का, कि ऑटोमेटिकली फेच हो जाएँ। अब अगर आप ये ना करते, तो जस्ट इमेजिन कि आप एयरबीएनबी बना रहे हो और आपने यहाँ पे एक बटन लगाया हुआ है कि पहले वेबसाइट को रिफ्रेश करो, फिर बटन दबाओ और फिर प्रॉपर्टीज़ को लेके आओ। तो उससे बचने के लिए आपने साइड इफ़ेक्ट के अंदर आपने ऑटोमेटिकली उसको फेच किया, और यहाँ पे इस फंक्शन में ना आपने उसको फेच करके और प्रॉपर्टीज़ को स्टेट के अंदर डाल दिया, और यहाँ पे आपने उसको रेंडर करवा दिया। अब ये देखो, यहाँ पे पहली दफ़ा आपका इनिशियलाइज़ जब हुआ, एम्प्टी अरे बन गई, फिर उसके बाद दोबारा कंपोनेंट रेंडर हुआ, और वो क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज़ है ना, ये स्टेट है, ये चेंज भी तो की है ना हमने, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। जैसे हमने देखा था कि जब भी वैल्यू चेंज होती है तो वो री-रेंडर करवाता है। तो अगेन ये console.log प्रॉपर्टीज़ चला, और इस टाइम पे इसके अंदर वो दोनों एंट्रीज़ आ चुकी थी। एक 0 पे और एक 1 पे। तो इस तरीके से इसने दोनों एंट्री इसके अंदर डाली, और री-रेंडर के अंदर भी ये console.log वाली जो स्टेटमेंट है ना, वो हमारी चली। तो यार ये था बेसिकली इसका यूज़ इफ़ेक्ट का एक ओवरव्यू टाइप ऑफ थिंग। अगर आपने इसकी अच्छी प्रैक्टिस करनी है ना, तो आप इन तीनों को वो पॉपअप्स बना के देख सकते हो, ठीक है? एयरबीएनबी का जो आपने सबमिशन करवानी है, ठीक है? उसके अंदर आप इसका डिफरेंट यूज़ केसेस आपको करने को मिलेंगे। आपने प्रॉपर्टीज़ को लोड करवाना होगा, जो अभी अभी हमने चीज़ की है, ठीक है? आगे जाके जब आप पेजेस बनाओगे, तो आपने ये करना होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम एयरबीएनबी के पेज पे जाते हैं, और हम ना वेबसाइट पे जाते हैं, तो एक तो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आ गई ना। अभी देखो, जब हम किसी सिंगल प्रॉपर्टी पे क्लिक करते हैं, तो एक नया पेज ओपन होता है, ठीक है ना? एक नया पेज ओपन होता है, और मैं इस सबको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब नए पेज पे ना ये देखो रूम्स आ गए, और रूम्स के आगे ना एक आईडी है, ठीक है? ये भी आपका साइड इफ़ेक्ट के ज़रिए ये चीज़ आप कर सकते हो। आप क्या करो, एक साइड इफ़ेक्ट बनाओ कि जब ये इंडिविजुअल पेज रेंडर होगा ना रूम्स वाला, तो ये आईडी आप कहीं किसी तरीके से आप यहाँ से उठाओगे ये यूआरएल से, और आप ना अपने बैकएंड पे भेजोगे, और वो बैकएंड से आप ये पूरा का पूरा जो ये लिस्टिंग है ना, वो लोड करवा के आप अपने स्टेट में रखवा के यहाँ पे रेंडर करवा दोगे, और ये सारे के सारे कंपोनेंट्स बने हुए हैं। तो साइड इफ़ेक्ट के बहुत सारे यूज़ केसेस आपको मिलेंगे, और आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर इसको कर रहे होगे, ठीक है? सो दैट वाज़ इट। अभी आप लोगों का यूज़ इफ़ेक्ट के बारे में कोई भी सवाल है, तो आप लोग पूछ सकते हो। फिर उसके बाद हम प्रोजेक्ट या फिर जो हमारी असाइनमेंट है ना, उसके ऊपर आ जाते हैं। सो अभी हम 5 मिनट का पॉज़ लेते हैं। अगर आपको कोई भी सवाल है इसके बारे में, सो जस्ट रेज़ योर हैंड, किसी भी चीज़ के बारे में, यूज़ स्टेट, यूज़ इफ़ेक्ट, या ओवरऑल जितना भी हमने अभी देखा है। सो उसके बाद फिर हम प्रोजेक्ट को डिस्कस कर लेंगे, अगर आपके उसमें कोई सवाल है, और असाइनमेंट को। जी अहमद। अहमद भाई, जो आप कह रहे हैं कि डेटा हमने जो फेच करना है यूज इफेक्ट के साथ, मतलब कि जब जी पेज लोड होगा, तो वो बेसिकली अभी तो हम स्टैटिक डेटा यूज कर रहे हैं ना, सच एपीआई कॉल तो नहीं यूज कर रहे हैं ना हम कोई? जी। ठीक है, इसमें ये कंफर्म कर रहा जब एपीआई कॉल आप यूज़ करेंगे ना, जो आपका फंक्शन है वो एसिंक फंक्शन बनता है। हूँ। ठीक वो कॉल ऑब्वियसली उसको टाइम लगेगा, तो तब आप एक और चीज़ भी कर रहे होगे, लोडिंग। आप लोडिंग भी दिखाते हो ना, है जी। जैसे एयरबीएनबी का पेज है, तो अगर हम इस पेज पे जाते हैं तो वो कई दफ़ा में लोड होता है। तो आप ये एसिंक्रोनस फंक्शन जब तक टाइम ले रहा है ना डाटा को लोड करवाने में, तो आपका लोडिंग फॉल्स था, फिर आपने एंड में उसको ट्रू कर दिया, तो ये वो भी आप साइड इफ़ेक्ट से ही कर रहे हो। ये काफ़ी सारी चीज़ें आप देखोगे इसके अंदर। और कोई सवाल इस किसी भी चीज़ के बारे में? अ,
अच्छा गाइस, अपनी अटेंडेंस भी जो है ना इसके अंदर मार्क कर दें चैट में। जी मैं सबको कंट्रीब्यूटर अहमद बनाना भाई पड़ेगा। मैंने पूछ रहा था कि जो मॉक डाटा होगा वो अभी हम बेसिक सारा रखें या पूरा डंप करें, मतलब कि रिलेस्टिक डाटा टाइप, मतलब कि प्राइसिंग, लोकेशंस, आप प्रोजेक्ट रूम्स वगैरह। जी जी। नहीं प्रोजेक्ट। ठीक है। नोड जेएस मैंने जैसे आपको बताया ना, हमने सर से डिस्कस किया है, ठीक है। और उसके अंदर ना हमने ये डिसाइड किया है कि नोड जेएस, क्योंकि वो अभी इतनी अच्छी तरीके से आप लोगों ने नहीं देखा, देख के तो हमारे सेशंस हो रहे हैं, मैं भी करवा रहा हूँ, सब भी उसके अंदर हैं, तो अभी मिड टर्म तक वही होगा। तो उससे पहले आपको कोई नोड का काम नहीं करना सिवाय असाइनमेंट के, क्योंकि वो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। हम उसको देखेंगे, वो 5 मिनट में भी आप कर सकते हो। तो जी लेकिन वो है ना हमारा प्रोजेक्ट है, उसके अंदर सिर्फ आपने जैसे मैंने भी किया ना वैसे ही कर सकते हो, ठीक है ठीक। जी। थैंक यू। जी अब्दुल्ला। जी हारिस। अच्छा, ये अटेंडेंस के लिए कर रहा हूँ। प्रोजेक्ट के बारे में या असाइनमेंट के बारे में जो भी सवाल है वो भी अभी आप पूछ लें, ठीक है। मैसेज आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के मैसेज आए थे, तो अभी कोई भी कन्फ्यूजन है तो अभी आप क्लियर कर लें। अहमद भाई बस उन दोनों की डेडलाइन से रिलेटेड बता दें कि कोई अगर मिल जाए हमें एक्सटेंशन, जो कि दोनों की सेम एग्जैक्ट डेट को है, प्रोजेक्ट भी और असाइनमेंट भी, तो अ, वो कि किसको ज़्यादा प्रायोरिटी दें तो ज़रा बता दीजिए। यार उसमें ये है कि देखो, आई विल टेल यू व्हाट आई कैन डू। बेसिकली डेडलाइंस वो सब चीज़ें सर ने डिसाइड करनी है, ठीक है। वी कैन जस्ट गिव सजेशंस टू हिम कि आप सर इसको थोड़ा कम कर लें, ज़्यादा कर लें। वो सर ने ऑलरेडी बता दिया कि वो हमारी डेडलाइंस फिक्स्ड हैं। अब उसमें चीज़ ये है कि अगर आप एक भी चीज़ कर लेते हो ना, ठीक है, तो दूसरी चीज़ जो आप कर रहे हो ना उसमें आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। वो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, कंपोनेंट्स ही हैं, ठीक है। और आप एफर्ट्स की बेस पे देखो, अगर आप लेट्स से 20 कंपोनेंट्स का सर ने कहा है कि कहीं से भी एचटीएमएल पकड़ो और उसके ना 20 कंपोनेंट्स स्टैंडर्ड करवाने हैं, तो आप जितने आपसे हो सकता है आप उतने करवा दो। और जब आप सेम चीज़ कर रहे हो तो सेम चीज़ आप एयरबीएनबी वाले होम पेज में भी कर रहे हो, ठीक है। आई अंडरस्टैंड कि डेडलाइन थोड़ी-सी है इसकी, लेकिन इट्स दिस इज़ जस्ट हाउ इट इज़। तो फिर अहमद भाई इतनी लीनियंसी हमें मिल जाए ना कि कोशिश हम इसलिए कर सकते हैं कि मंडे तक हमारे से इतना हो जाए, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल बाद में भी होता है तो फिर ये कि क्योंकि मोस्टली तो आप लोगों ने चेक वही करने हैं ना गिटहब के लास्ट कब आपने किया, तो उसके बाद भी या तो फिर हम थोड़ी सी लीनियंसी हो कि हम काम कर लें उसके ऊपर, अगर कोई बेटरमेंट है करने वाली कोई ऐसा। यार मैं कंफर्म तो नहीं कर सकता, बिकॉज़ अगेन ये मेरे अंदर चीज़ है भी नहीं। मैंने सर को लाइक हमने काफ़ी डिस्कस किया था, लेकिन स्टिल ये डेडलाइंस फिक्स्ड हैं। बट जैसे मैंने बताया एफर्ट की बेस पे है सारी चीज़, तो अगर आप जितना आपसे हो सकता है आप उतना तो करो, तो वी विल सी। अच्छा, और अहमद भाई वो असाइनमेंट 2 में जो उन्होंने हमें दिए हैं टेम्पलेट्स, उनकी समझ नहीं आ रही, बड़ी अजीब सी हाँ, किस्म की है कि पहले तो मैं उनको आपको मैनुअली रन करना पड़ता है, वो तो समझा दीजिए। ठीक है, मैं ना एक काम करता हूँ, आपको एक ना करके दिखा देता हूँ। ये मैंने भी अभी देखी है। अच्छा, सो ये था वो फ़ोल्डर जो सर ने ना आपसे शेयर किया हुआ था। ये विज़िबल है अभी? जी विजिबल है। अच्छा, यहाँ पे ना ये जो टेम्पलेट्स हैं, यहाँ पे आप कोई भी लाइक इनमें से उठा सकते हो। एक तो आपने ये एडमिन का करना ही करना है, जो सर ने मेंशन किया हुआ है। और एक ना फॉर एग्ज़ाम्पल एडमिन को अगर आपने चलाना है, तो आप इसके ना इंडेक्स फ़ाइल में चले जाओ। अब इसकी इंडेक्स फ़ाइल किधर हमें मिलेगी? जैसे index.html है, आप इसको ओपन करो, रिवील इन फाइंडर, और यहाँ पे जाके ना आप ये देखो एडमिन आपका ओपन हो गया। अभी यहाँ पे ना ये सारे कंपोनेंट्स बने हुए हैं, तो आप एक सिंपल सा काम करो, आप रेक्ट का प्रोजेक्ट बनाओ। उसके अंदर आप क्या करो कि आप ना एक कार्ड बना लो। ये एक ही कार्ड बनेगा जिसकी वैल्यूज़ चेंज है। आप 4 कंपोनेंट्स या 5 कंपोनेंट्स यहीं से बना सकते हो।
एक इस तरीके का कंपोनेंट बना लो, एक इस तरीके का बना लो। आपने पूरा डिटो कॉपी नहीं करना है, वो कोई भी नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है। आप बस ये करना है कि जैसे आपको ये नज़र आ रहा है ना यूआई, और इसका आपको एचटीएमएल वाला वर्ज़न भी मिला हुआ है, ये वाला जो लिखा हुआ है यहाँ पे। तो आप बेसिकली उसको देख के या उस कोड के ज़रिए आप एक नया कंपोनेंट बनाओ रेक्ट में, और उसको आपने बस एक रेंडर करवा देना, जैसे हमने अभी तक किया है। सो ये एडमिन का है। और अगर हम किसी और टेम्पलेट की बात करते हैं, जैसे कि ये वाली है, तो इसमें भी ये आपको फ़ोल्डर आपके पास है। इसको आप जब चलाते हो तो ये वेबसाइट आपकी आ गई। यहाँ में से ये सारे कंपोनेंट्स हैं, ठीक है? ये सारे यहाँ पे कंपोनेंट्स हैं। ये हीरो सेक्शन आ गया, ये वाला आ गया, अबाउट अस वाला, ये भी कंपोनेंट है। तो इसमें से कोई भी आप अहमद, पसंद से, ठीक है? नोटिस। अच्छा एक क्वेश्चन था, आवाज़ आ रही? जी, जी जी, अहमद बता। लाइक जिस तरह अभी यहाँ पे हम लोगों को जो भी दिया हुआ है, इसके अंदर हम लोगों ने लाइक सिंपल रिएक्ट के कंपोनेंट्स बना के एक यूआई शो कर देना, कोई इसके अंदर इंटरेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, कोई जेएस वगैरह वाली कोई इस तरह की हाँ, ऐसा चीज़ नहीं है, नहीं, बस हार्ड कोडेड आपने वो चीज़ें ले आनी है। नहीं। जस्ट यूआई, ठीक है? ठीक है। और कोई सवाल गाइस? अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, मैं कंट्रीब्यूटर भी हूँ बट स्टिल आई एम अनएबल टू चैट। एक सेकंड। चैट ओपन है अहमद भाई। चैट तो सबके लिए ओपन है, हम्म, ये क्यों नहीं कर पा रहे? बट मेरा अभी भी आ रहा है, यू आर जस्ट आपका रोल व्यूइंग। नंबर, मैं दोबारा व्यूअर बना, इसका वैसे 18 है, मैं दोबारा व्यूअर बना के दोबारा आप अटेंड कर देता मैं हूँ लिख ट्राई। देता हूँ यहाँ पे 22 बैच है ना? 18 जी। 18, ठीक है। गाइस और कोई क्वेश्चन असाइनमेंट का या प्रोजेक्ट के बारे में, कुछ भी क्वेश्चन मिड टर्म के बारे में तो बता दो। अहमद भाई, ये मिड टर्म का जो पेपर होगा रिटर्न वाला, उसका बता दें किस तरह का होगा, रुको, आइडिया मैं कुछ? हमने ये पोस्ट तो करना है, लेकिन मैं आपको भी दिखा देता हूँ। अच्छा, ये हमारा डॉक्यूमेंट है जो सर ने फाइनलाइज किया है, ठीक है? और ये थ्योरेटिकल पार्ट होगा 20% इसमें ना, जिसके अंदर बेसिक चीज़ें होंगी एचटीएमएल सीएसएस की, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स होंगे, ठीक है? और इंट्रोडक्शन जो हमने किया था ना रेड का, तो हमने देखा था वर्चुअल डॉम, डिफिंग एल्गोरिथम, रिकॉन्सिलेशन, तो उसके बारे में कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें होंगी 20% जस्ट। और मेन जो है ना वो प्रैक्टिकल पार्ट है, ठीक है? प्रैक्टिकल पार्ट के अंदर रेड के कंपोनेंट्स आप बनाओगे, ठीक है? दूसरी चीज़ ये है कि स्टेट मैनेजमेंट, जो भी हमने चीज़ देखी ना, यूज़ स्टेट, यूज़ इफेक्ट, वो आ जाएगी। फिर एक ना हमने चीज़ करनी है यूज़ कॉन्टेक्स्ट ग्लोबल स्टेट के लिए, और राउटर डोम, ठीक है? ये एपीआई कॉलिंग सर ने ऑलरेडी आपको करवाई हुई है, लेकिन ये हम दोबारा रिपीट भी करेंगे इसको। मेन चीज़ ये है, ये 2 चीज़ें जो रह गई हैं ना, ये हम इन्हीं लेक्चर्स और सेशंस के अंदर कवर अप कर लेंगे ईज़िली। तो ये है हमारा ये जो फाइनलाइज़्ड है ना, ये अभी हम पोस्ट कर देंगे। ठीक है, थैंक यू अहमद भाई। अच्छा, मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है, आ अच्छा, रही है। सिंपली क्वेश्चन ये था कि असाइनमेंट 2 में जो मैंने बेसिकली पोस्ट भी किया था ग्रुप में, वो जो बैकएंड वाला था उसमें सिंपली सिर्फ कर्ल के थ्रू कर सकते हैं ना, या फिर उसका सिंपली फ्रंट एंड भी इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि हम उसमें सेपरेट फ्रंट एंड की भी डायरेक्टरी है। नहीं, मैंने बताया था ना, वो फ़िलहाल आप कर सकते हो। मेन वो नोड जेएस का टास्क है, राइट? तो वो जस्ट आप पोस्टमैन या जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसके थ्रू आप कर सकते हो। अच्छा, और फिर उसका जो अगर इस तरह करें फिर तो जो
रिएक्ट वाला थोड़ा दिया हुआ है उस पर तो फिर काम करने का फ़ायदा ही नहीं है। मतलब कि अगर कर्ल के थ्रू मैं हैंडल कर रहा हूँ रिक्वेस्ट तो मुझे सिंपली सिर्फ अपना सर्वर ऑन करना है और एक कर्ल रिक्वेस्ट भेजनी है। तो वो जो फ्रंट एंड वाला भी एक वो कंप्लेंट का दिया हुआ है ना। नहीं, वो तो देखे, वो जो दोनों दिए हुए हैं ना, वो तो कंप्लेन एक सेपरेट है ना, वो तो आपको दिखाया हुआ है कि वो काम कैसे करता है। अगर आप किसी जगह पे स्टक हो जाते हो तो आप वो दोनों चीज़ों को देख सकते हो कि वो कैसे आपस में अलाइंड है। लेकिन मेन जो है ना, ये टास्क नोड जेएस का ही है, तो आप जस्ट कल से कर लो, दैट्स फाइन। ठीक है। और एक मेन ऊपर वाला उसका एक कंपोनेंट्स जी वाला जी बोल। टास्क जो 20 कंपोनेंट्स बनाने हैं, वो लाजमी होना चाहिए, जो लाइक वो तो एक्सप्लिसिट एक मेंशन किया हुआ ना सर ने, हाँ एक्सप्लिसिट हाँ वो होना चाहिए। ठीक है। वो तो ए पार्ट था ना, मतलब उसका उसके तो सेपरेट वो जो टेम्पलेट्स दिए हुए हैं। हाँ हाँ वही। ठीक है ठीक है। तो वो फिर नया प्रोजेक्ट बना के उसमें कंपोनेंट सारे डाल के दोबारा रेंडर कराना है उसको, ये करना है। हाँ एग्जैक्टली, दोबारा रेंडर ठीक। सारा नहीं करवाना। वो आपको 5 टेम्पलेट्स मिली हैं, आप पांचों को index.html जैसे अभी मैंने चलाया था ना वैसे चलाओ। आप देखो कौन ठीक सा आपको इजी लगता है बनाने के लिए कंपोनेंट, आप कोई भी पिक एंड चूज कर लो यार, वो बहुत इजी है करना। वो दिखने में कोड इतना ज़्यादा है कि वो आपको लगता है कि मुश्किल है। आप पिक एंड चूज कर लो कि यार इस टेम्पलेट में से मुझे ये कंपोनेंट ज़्यादा सही लग रहा है, इसमें से ये अच्छा लग रहा है। आप वो पकड़ो और वो उसको रेक में बना के उसको लाइव कर दो, दैट्स इट। ठीक है। अच्छा वो आप क्या कह रहे थे, एडमिन वाला सर ने कहा था लाजमी करना है और बाकी दूसरों में से चॉइस है, कोई से भी 2 उठा सकते हैं। एक एडमिन वाला जो आपने करना है, जो मैंने आपको अभी डैशबोर्ड दिखाया था, उसमें से आप कंपोनेंट्स बना सकते हो। ठीक है और बाकी जो चॉइसेस है ना, उनमें से कहीं से भी आप कर लो, लेकिन एडमिन वाले से कोई ना कोई ज़रूर होनी चाहिए कंपोनेंट। ठीक ठीक। थैंक यू। अच्छा सॉरी, मेरा ना इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। तो लाइक वो जो एडमिन वाला है वो उसके जो मल्टीपल पेजेस हैं सारे के सारे उसको रिएक्ट में कन्वर्ट करना है, सारे इस नहीं तरह करने करना हैं। है। नहीं, देखो सारे आप कैसे कर सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है वो तो। आपने एडमिन से अच्छा कंपोनेंट्स लेने, 20 ठीक कंपोनेंट्स है हैं, आपके सामने 20 कंपोनेंट्स हैं, एडमिन से आपने कंपोनेंट्स करने ही करने हैं। लेकिन बाकी आपके पास चॉइस है कि कहीं से आप छोड़ भी सकते हो, लाइक 5 कंपोनेंट्स आप एडमिन से कर रहे हो और बाकी आप कहीं से भी कर लो, जो बाकी टेम्पलेट्स हैं। ठीक है। और कोई एक टेम्पलेट लेना है बाकी चारों में से? कोई भी, मतलब मल्टीपल ले सकते हो आप। एक में आपको एक कंपोनेंट अच्छा लग रहा है वो कर लो, दूसरे में दूसरा लग रहा है वो कर लो। ठीक है ओके। अच्छा मैंने पूछना था कि आपने ये एरो फंक्शन यूज़ किया था रिएक्ट में, लेकिन जी। सादा फंक्शन आपने कहा था नहीं यूज़ करना है, क्यों, वजह क्या है इसमें? अम, जो एरो फंक्शंस है ना, वो बेसिकली आप समझ लो कि मॉडर्न स्क्रिप्ट के अंदर एरो फंक्शंस यूज़ करते हैं। वजह तो इस तरह से कोई भी नहीं है कि कोई आपका, जो आपके एरो फंक्शन है वो भी इंडियन क्लासिक फंक्शंस में कन्वर्ट हो रहे होते हैं जब आप बिल्ड कर रहे होते हैं ना वेबसाइट को, लेकिन जस्ट प्रेफरेंस होती है। तो दैट्स दैट्स हाउ इट इज़। और वैसे भी जब आप प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करवाते हो ना, वो ऑटोमेटिकली एरो फंक्शंस के साथ ही आते हैं, ठीक है। तो इस वजह से एरो फंक्शन आप यूज़ कर लो। अगर आपने करने हैं आप क्लासिक भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मोस्टली जो सीनियर वेब डेवलपर्स होते हैं ना, वो भी एरो फंक्शंस ही यूज़ कर रहे होते हैं, जस्ट अ कन्वेंशन। ठीक है। और मैंने पूछा था आगे कि पहले किसी ने सवाल किया था कि अगर एक कंपोनेंट के ना दूसरे कंपोनेंट्स हैं तो वो किससे रेंडर होंगे, अगर रेंडर हो रहा पूरा कंपोनेंट? एक कंपोनेंट के अंदर 2 कंपोनेंट्स हैं तो वो क्या होंगे? किससे रेंडर होंगे अगर पूरा हाँ, कंपोनेंट so, नेम्ड? जो स्टेट है ना, ठीक है, अगर आपकी ठीक स्टेट बनी हुई है आपके पेरेंट कंपोनेंट में, और अगर उसके नीचे 2 और कंपोनेंट्स हैं ना, तो अगर आपका पेरेंट में कोई स्टेट चेंज हो रही है ना, तो वो दूसरे जो उसके चाइल्ड हैं वो भी रीरेंडर होंगे। ठीक है। और असाइनमेंट 2 का थोड़ा सा बता दें कि उसमें करना क्या है, वैसे ही समझ नहीं आई थी मुझे। देखो, असाइनमेंट 2 में आपने ना, आपको 2 टास्क हैं, ठीक है। ठीक है पहले टास्क में ये है कि आपने एक कंपोनेंट्स बनाने हैं। एडमिन आपको एक टेम्पलेट मिली हुई है और एक कुछ बाकी टेम्पलेट्स मिली हुई हैं। आपने क्या करना है कि जैसे कि ये वो टेम्पलेट्स हैं, आपने index.html उठाओ, ठीक है, आपको कोड भी HTML के अंदर मिला हुआ है इनका, ठीक है। आप जब इसको ब्राउज़र में रन करोगे ना, तो ये देखो एक वेबसाइट आपके सामने आ जाती है, कंपोनेंट्स भी आपके सामने आ गए, सही है। अब इनमें से आप पिक एंड चूज़ करके ना कोई भी कंपोनेंट्स बना सकते हो।
ठीक है। वो आपने बनाने हैं 20+ कंपोनेंट्स आपने इस तरीके से बनाने हैं जो सा भी आपको ईजी लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये एक सेक्शन है ना, अभी एक समझ लो एक पूरा का पूरा कंपोनेंट है, ठीक है, जिसके अंदर ये चाइल्ड कंपोनेंट्स भी हैं। तो आप ये एक कंपोनेंट बना लो, आपको ये टेम्पलेट उठाओ वहाँ से कोई कंपोनेंट बना लो। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये है कि आपने नोड जो कंप्लेंट सर्वर है ना उस तरीके का, या उसके अंदर ही आपने कुछ एपीएस बनानी है जो वहाँ पे मेंशन है। एक एपीआई ये थी कि आपने एक गेट रिक्वेस्ट बनानी है जो हेलो अमजद रिटर्न करेगी, ठीक है, एक तो वो चीज़ थी। और कुछ जेसन वाली चीज़ें भी थी कि आपने ना एक ऑब्जेक्ट भेजना है जो जेसन फाइल के अंदर होना चाहिए। वो मैं आपको भी दिखा देता हूँ। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है ना, इसके ये सिर्फ नोड जेएस रेस्टफुल एपीआई का पार्ट है। अब इसमें ये आपने करना क्या है कि नोड प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट रन एचटीटीपी सर्वर। अब आपके पास एक सर्वर है, कंप्लेंट सर्वर आपको मिला हुआ है ना, आप उसके अंदर एपीएस बनानी है। हेलो अमजद की एक बन गई जो ये रिटर्न कर रही होगी हेलो अमजद, ठीक है। फिर आपने एक और बनानी है जो एक जेसन डेटा ऑब्जेक्ट लेगी प्रोफेशनल प्रोफाइल का, जिसके अंदर ना ये सब चीज़ें आ रही होंगी, ठीक है ना। और उसको ना आपने एक बी पार्ट के अंदर एक जेसन ऑब्जेक्ट में ना सेव करवाना है। एक ये पार्ट हो गया। फिर आपने एक गेट रिक्वेस्ट बनानी है कि जो भी आप यहाँ पे सेव करवा रहे हो ना, वो CSV की जगह आप जेसन भी कर सकते हो कि वो वहाँ से उठाए और वो उसको रिटर्न कर दे, ठीक है, रिस्पॉन्स के अंदर। तो ये सब चीज़ें, और आपको एक ऑलरेडी इसका कोड मिला हुआ है, एक सिंपल कोड आपको मिला हुआ है कंप्लेंट ऐप, जो कि बेसिकली ये चीज़ है। इसके अंदर आपको सर्वर भी मिला हुआ है और इसके अंदर आपको क्लाइंट भी मिला हुआ है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, जो कंपोनेंट्स बनाएंगे हम पार्ट ए में, तो वो ज़रूरी तो नहीं है कि पूरा पेज बनाए हम, कुछ हाँ, कंपोनेंट उठा लें हम। कुछ कंपोनेंट्स 20+ आपने करना है बस। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर। एक सेकेंड, बी पार्ट में क्या आप बता रहे हैं? हाँ, यूज नहीं करना, वो बस वैसे रेफरेंस दिया हुआ है कि जो आपने प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाई थी ना आपकी अपनी, वो तो स्टैटिक थी ना, आपने वहीं पे हार्ड कोड कर रहे थे चीज़ों को। तो अब यहाँ पे वो वेब रिक्वेस्ट के ज़रिए आपने हैंडल करना है उसको, मतलब उसको यूज़ नहीं करना। आपने एक रिक्वेस्ट बनानी है जिसका आगे बताया भी हुआ है। आपने एक रिक्वेस्ट बनानी है जिसके अंदर ये सब ना ऑब्जेक्ट आपने भेजना है। एक ऑब्जेक्ट भेजना है जिसके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ होंगी उसकी, ठीक है। उसका नेम होगा, टाइटल होगा, ये सब चीज़ें होगी, और वो आपने एक सर्वर पे भेजनी है, और सर्वर पे आपने फिर ये काम करना है कि सेव करवाना है उसको, अपेंड करवाना है जेसन पे। समझ आई? अच्छा, एक और क्वेश्चन था। अगर लेट्स से मैंने एक पोस्ट रिक्वेस्ट बनाई और उसने वो सारा जो भी मैंने उसको अपनी फील्ड्स दी थी वो सारी उसने मेरी जेसॉन फाइल में भी राइट करवा दिया, तो उसके बाद मुझे क्या इस तरह की भी एक गेट रिक्वेस्ट बनानी है जो सारा डिस्प्ले भी करे सर्वर पे, मतलब गेट रिक्वेस्ट भी बनानी पड़ेगी एक और? हाँ, वो पार्ट है ना, ये पार्ट ई जो है वही पार्ट है। इसमें CSV की जगह ना आप JSON भी कर सकते हो, जो आप बना रहे हाँ, हो ना। जेसॉन फाइल ही बनाई है, हाँ जी। ठीक है, वो ये वाला पार्ट है। ठीक है, यानी कि वो हमें उधर ठीक है, समझ आ गया। थैंक यू, थैंक यू। गाइस, अगर किसी का सवाल नहीं है सो यू कैन लीव द मीटिंग। तो इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर बाकी चीज़ों को देखेंगे जो हमारे मीटअप में आ रहा है। अच्छा, मेरा किससे कोई सवाल था पहले जो आपने जवाब दिया। अच्छा, क्या एक कंपोनेंट के अंदर दो कंपोनेंट्स हैं तो फिर से वो रेंडर होंगे ना? एक कंप्लेंट की क्या है? एक कंपोनेंट के मतलब उसके अंदर आ रहे हैं। जी, एक कंपोनेंट में दो कंपोनेंट और हैं हाँ, ठीक है। तो रेंडर होंगे अगर पूरा कंपोनेंट रेंडर हाँ, होगा। होंगे, बिल्कुल होंगे। ठीक है, ठीक है। थैंक यू।